हेलो एवरीबॉडी, हम गगनप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू द मून वॉकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्यन एरा के बारे में एंड ये बहुत ही हिस्टोरिकल चैप्टर है। इसके ऊपर, इस एरा के ऊपर बहुत सारे इंडियन सिनेमा में सीरियल्स बने हैं, मूवीज़ बनी हैं, बट सवाल उनमें से नहीं आता है। यूपीएससी इज़ वेरी क्लेवर। सवाल इसमें आते हैं मोस्टली अशोका के टाइम के जो रॉक एडिक्ट्स थे या पिलर एडिक्ट्स थे। हम आगे जाके पढ़ेंगे। शुरू करते हैं मौर्यन एरा। तो मौर्यन एरा के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो मेनली हमारा फोकस यहाँ पे होगा अशोका के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे एडिक्ट्स लिखे थे, यानी कि अध्यादेश, यानी कि एक नियम या एक आदेश की घोषणा कैसे कि रॉक्स पे इंस्क्रिप्शंस आ गई, अपने पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस करवा दी, ताकि आम लोगों को पता चले कि घोषणा क्या हुई है, नियम या कानून क्या बना है। तो शुरू करते हैं। देखो, मौर्यन एम्पायर जो है, जो मगध एम्पायर, जो हमने पहले महाजनपद के टाइम पे पढ़ा था, महाजनपद एरा के टाइम पे, कि जो मगध एम्पायर था वही, उसके जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट एम्पायर धनानंद के बारे में पढ़ा था, नंदा डायनेस्टी, नंदा वंश के बारे में पढ़ा था। तो धनानंद के बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर शुरू होता है एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मगध रीजन ओनली। मगध की ही एरिया में नंद वंश के बाद मौर्यन वंश की शुरुआत होती है, जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। एंड चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की जोड़ी थी। कौटिल्य को भरी सभा में धनानंद ने बेइज्जती करी थी उनकी। एंड कौटिल्य बीइंग अ पंडित, उन्होंने अपनी उनके सामने एक कसम खाई थी, एक प्लेज ली थी कि तुम्हारा जो राज्य है वो मैं तख्ता पलट करूँगा एंड पूरे भारतवर्ष को, पूरे इंडिया को एक राजा के अंडर लेके आऊँगा। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे किंगडम्स में, बहुत सारे महाजनपद्स में ये राज्य डिवाइडेड था, बहुत सारे राजा थे। तो फिर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से तैयार किया और उसको ऐसा तैयार किया कि चंद्रगुप्त मौर्य बिकम्स द फर्स्ट किंग ऑफ अ वेरी बिग रीजन, जिसमें मगध से शुरू होता है वो एरिया, और वो फिर फैल के मौर्यन एम्पायर के लेवल तक जाता है। देखते हैं हम एरिया। देखिए आप, एरिया है ये, दिस इज द एरिया। आप एरिया को देखिए कि कितना ज़्यादा एक्सपेंशन था। अफगानिस्तान से लेके ऑलमोस्ट साउथ इंडिया का छोटा सा एरिया यहाँ पे रह गया, बट कितना ज़्यादा एरिया ये कवर हुआ। तो दिस होल एरिया वॉज अंडर वन किंग, चंद्रगुप्त मौर्य, एंड दिस वॉज हिस्टोरिक। ये पहली बार था भारत के हिस्ट्री में कि इतना बड़ा एरिया एक राजा के अंडर था। तो शुरुआत करते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात हो रही है, यानी कि गंगा नदी वाला जो ये मगध वाला एरिया था, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाला एरिया था, दैट इज मगध एरिया। यहाँ पे कैपिटल इनकी थी पाटलिपुत्र। तो मगध से ही एक्सपैंड करते करते बाकी किंगडम्स को मगध एम्पायर के अंडर लाते लाते चंद्रगुप्त मौर्य इतना एक्सपेंशन करता है। तो पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी एंड मगध से शुरू होता है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात हो रही है। एंड चंद्रगुप्त मौर्य का देखो आप, टाइम देख लो। हम टाइम की जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 324 BC की। अब अगेन टाइमलाइन में हर बार बताती हूँ बिकॉज पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। दिस इज 0, यानी कि जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो इस डायरेक्शन में हम चलेंगे, पीछे के टाइम की ओर चलेंगे। तो टाइम इज पीछे जा रहे हैं तो नंबर विल इंक्रीज, यानी कि अगर यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे 400 है। तो 324 BC अगर मान लीजिए यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, 324 या 321 फिक्स टाइम नहीं है, बट चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम यही है कि 324 से 297 BC, यानी कि 297 यहाँ पे कहीं आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर, आपने पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अलेक्जेंडर आया था इंडिया में। ही पास द खैबर पास, यहाँ पे कहीं मैंने आपको बताया था खैबर पास है। खैबर पास से वो एंटर किया था 326 BC में, खैबर पास। एंड खैबर पास, अब यहाँ पे देखो दिस, यहाँ पे कहीं है खैबर पास, यहाँ पे आपके
हिंदू कुश माउंटेन्स हैं। एंड यहाँ पे आपकी है पामीर नॉट। पामीर नॉट, पामीर नॉट को पामीर नॉट क्यों बोलते हैं? नॉट मतलब यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस का, पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन होता है। यहाँ से आ रहा है आपका हिंदू कुश माउंटेन्स, यहाँ से आपके हिमालयाज आ रहे हैं, फिर इधर से कुनलुन माउंटेन्स आते हैं, फिर उधर चाइना से आ रहे हैं तियानशान माउंटेन्स। तो बहुत सारे माउंटेन्स मिलकर यहाँ पे एक नॉट बना रहे हैं, एक गांठ बना रहे हैं, इसलिए इसको पामीर नॉट बोला गया है। एंड हियर वी हैव हिंदू कुश हिमालयस। तो यहाँ से ये देखो, दिस इज ग्रेको बैक्ट्रियन एरिया, दिस इज ग्रेको बैक्ट्रियन। यहाँ से खैबर पास से होते हुए अलेक्जेंडर ने द ग्रेट ने 326 BC में इंडिया में एंट्री मारी थी। बट अगेन आपको पता है कि उसके बाद हमने लड़ाया झेलम के पास, हाइडेस्पीस, द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस की बात करी थी कि वहाँ पे उन्होंने पोरस को हराया था। बट उसके आगे वो गंगा नदी तक नहीं गए थे क्योंकि वो उनकी जो सेना थी वो थक गई थी। तो अलेक्जेंडर ने फिर वापस जाने का प्लान बनाया था, ग्रीस के थे वो। एंड 326 BC में वो एंटर करते हैं इंडिया में। 323 BC में वापस जाते हुए रास्ते में उनकी मौत हो जाती है एट द एज ऑफ 32। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं, जिससे आपको डेट्स याद रखने में इजी होगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको सैंड्रकोटास, यानी कि देखो आप थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो, तो चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटास भी कहते थे ग्रीक्स। एंड ये बात किसने फाइंड करी है? ये फाइंड करी है सर विलियम जोन्स, जो कि एक एंशिएंट हिस्ट्री के स्कॉलर रह चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि ग्रीक्स उनको सैंड्रोकोटास बोलते थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म को मानते थे। आप मौर्यन एम्पायर में हम 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा बिंदुसार। बिंबिसार वॉज फ्रॉम हर्यनक डायनेस्टी, जो हमने महाजनपद के टाइम पे पढ़ा था। अब मौर्यन टाइम पे आते हैं बिंबिसार, BIMBI, और बिंबिसार के बेटे आएंगे फिर अशोक। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो दादा थे अशोक के। तो हम इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। इसके बाद जो बिंदुसार आएंगे वो आजीविका सेक्ट, आजीविका संप्रदाय को मानते थे। एंड इसके बाद जो अशोक आएंगे वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, वो बुद्ध धर्म को मानते थे। तो ये 3 राजा, ठीक है, और तीनों राजा अलग अलग धर्म को मानते थे। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। एंड ये जैन धर्म में एक प्रथा होती है, एक मान लीजिए एक सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं सालेखना। सालेखना जो है इट वॉज बैंड बाय द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान इन 2015, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2015 में ये बैन हो गई थी। इसमें क्या होता था कि एक तरह से ये सुसाइड करते थे, दे यूज टू डाई बाय स्लो स्टारवेशन, खाना पीना बंद कर देते थे और इस तरह से धीरे धीरे उस इंसान की मौत हो जाती है। बट इसको जैसे आज से कुछ साल पहले, 2015 से पहले, सुसाइड को एक क्राइम मानते थे, ठीक है। बट जब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात फैली है तो सुसाइड को, अटेम्प्ट टू सुसाइड या सुसाइड को एक क्राइम की तरह नहीं देखा जाता है। बट सालेखना जब ये 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि भाई ये तो एक क्राइम है, क्योंकि उस टाइम पे सुसाइड वाज अ क्राइम अंडर IPC, तो इसको हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था। बट देन जो इस जैन धर्म के लोग थे उन्होंने उस अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अंडर आर्टिकल 21 इफ अ पर्सन हैज़ द राइट टू लाइफ, ठीक है, तो राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी है, ठीक है। तो उन्होंने इसी के अंडर बोला कि राइट टू लाइफ है तो राइट टू डेथ भी है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, डिटेल में हम नहीं जाते, बट सुप्रीम कोर्ट देन अगेन रिमूव्ड द बैन फ्रॉम दिस सालेखना सेरेमनी ऑफ जैन्स। एंड आज की तारीख में इस पर कोई बैन नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उस टाइम पे
हम कितने 297 BC की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ही डाइड बाय सालेखना। वो जैन धर्म को मानते थे। तो वो श्रवण बेलागोला जगह है कर्नाटक में मैसूर है, मैसूर के अंदर श्रवण बेलागोला जगह है, वहाँ पे जाते हैं। एंड उन्होंने भद्रबाहु को अपना गुरु माना था। भद्रबाहु बहुत तगड़े टीचर थे जैन धर्म के। तो भद्रबाहु के साथ वो गए थे इस जगह श्रवण बेलागोला में। और यहाँ पे फिर उन्होंने सालेखना के थ्रू ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन। ये इनकी एंडिंग थी। फिर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार। 297 में राजगद्दी संभालते हैं मौर्यन वंश की। एंड इन्होंने क्या किया, ग्रीक्स के साथ अपने लिंक्स जारी रखे थे। और इनको बोला गया था अमित्रशेट्स, दैट इज अमित्रो मतलब देखो मित्र का उल्टा अमित्र यानी कि एनिमी, एंड चेट्स मतलब स्लेयर यानी कि अपने एनिमीज को मार डालने वाला। तो बिंदुसार को अमित्रचेट्स भी बोलते थे। एंड महाभाष्य रेफर टू हिम एज अमित्र घाट यानी अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देने वाला। तो ये दो नाम आप याद रखना, अमित्रचेट्स एंड अमित्र घाट, जो कि बिंदुसार के लिए यूज करे गए हैं। एंड देन ही कंकर्ड, अब उन्होंने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो लैंड है, अगेन ये वाला एरिया है, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला एरिया कब्जा करने में वो सक्षम हुए थे। फिर इनके बेटे आते हैं अशोक। 268 में ही ये राजगद्दी संभालते हैं। अब देखो अशोक से पहले बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त, ये तीनों बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शूरवीर राजा थे। एंड अशोक वॉज नोन, जैसे बिंदुसार को अमित्र घाट बोला गया है कि भाई क्षत्रियों का नाश कर देने वाला। एंड अगेन अशोक की भी बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही वॉर ओरिएंटेड पर्सनालिटी थी। इन्होंने भी देखो, जब आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करनी, जब आपको पूरे भारतवर्ष को एक राजा के अंडर लेके आना, तो राजा की एग्रेसिव पॉलिसीज होती हैं हाउ टू एक्सपैंड देयर किंगडम। ठीक है, तो उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग होगा, उनके अटैक बहुत, उनके डिफेंस पे एक्सपेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। तो अशोक वॉज ऑल्सो वॉरियर लीडर थे वो। अब होता क्या है कि बिंदुसार की डेथ के बाद बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट अपनाया था। ही डाइज इन 273। अब होता क्या है कि 273 से 268 तक ऑलमोस्ट 4 या 5 साल का जो ये टाइम है, इसमें जो बिंदुसार के बेटे थे उनके आपस में लड़ाइयाँ होती हैं कि अगला राजा कौन बनेगा। तो होता ये है, और ये लेजेंड है, ये कहा जाता है कि अशोक ने मगध का ये राजगद्दी अपनाई कैसे, अपने 99 भाइयों को मारकर। ये बोला जाता है विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर राधागुप्त से मिलके इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा और फिर राजगद्दी संभाली। एंड अशोक का मतलब क्या था, देखो अमित्र चेट्स या अमित्र घाट इनके पिता को बोला जाता था। इनको बोला गया अशोक। शोक होता है सौरो, दुख, पीड़ा। एंड अशोक इज द वन हु इज विदाउट सौरो, जिसको कभी दुख नहीं मिलता है या जो खुश रहता है। Now he was the greatest of the Mauryan leaders. इनके पहले तो जो आए, अब देखो चंद्रगुप्त was the फाउंडर की एक अपनी खासियत होती है, बट देन जो पीक आती है मौर्यन एम्पायर की इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ रूल, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ आर्ट। ठीक है, जैसे गुप्ता पीरियड को एक सवाल आया था यूपीएससी में कुछ साल पहले कि गुप्ता पीरियड को द गोल्डन एज बोला गया है कि वहाँ पे हर चीज़ उस टाइम पे अपनी पीक पे थी, अपनी एपिटमी पे थी, अपने बेस्ट पे थी। तो इस मौर्यन वंश के टाइम पे, अशोक के टाइम को बोला गया है कि द रूल वॉज एट इट्स बेस्ट, और इसको ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर बोला गया है। इनके अब कुछ अलग अलग नाम हैं। इनको बुद्ध शाक्य बोला गया। ही टर्न्स, अब देखो ऑल्दो ही वॉज एन एग्रेसिव रूलर, ठीक है, एक्सपेंशन एंड अपने ही भाइयों का मर्डर करके वो पावर में आता है, बट जब कलिंगा का आगे हम देखेंगे कि उड़ीसा में कलिंगा वॉर जब वो जीते हैं, देन ही सीज के हर जगह लाशें पड़ी हैं, त्राही हो रखी है, तो ही फील्स दैट गिल्ट एंड ही सीक्स पीस। और उस टाइम पे उनकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड फिर वो बुद्धिस्ट बनते हैं, देन ही स्प्रेड्स पीस। बिल्कुल पर्सनालिटी एकदम ऑपोजिट, फ्रॉम एन एग्रेसिव
ruler to a very peaceful person who does not want war anymore, who wants just peace. तो उस टाइम पे जब वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं then he is called बुद्ध शाक्य. जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य ट्राइब से थे. शाक्य उनके जो पिता थे वो शाक्य ट्राइब के चीफ थे. तो बुद्ध शाक्य, तो इसीलिए अशोक के लिए बुद्ध शाक्य टर्म यूज़ करी गई. एंड अशोक तो उनका नाम था ही मस्की एडिक्ट. अब आगे हम एडिक्ट्स के अध्यादेशों के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें से एक जो मस्की एडिक्ट है जो कि मेजर रॉक एडिक्ट है. हम 4 तरह के अध्यादेशों के बारे में पढ़ेंगे. उसमें से एक है मेजर रॉक एडिक्ट. रॉक एडिक्ट मतलब जो रॉक पे, जो बड़े बड़े पत्थरों पे कुरेदी गई है. उसमें से एक जो मस्की वाली अध्यादेश है वहाँ पे उनको अशोक के नाम से एड्रेस किया गया है. बाकी एडिक्ट्स में उनको डायरेक्टली अशोक नहीं बोला गया है. तो हम बेसिकली यहाँ पे अलग अलग नाम की बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे. बुद्ध शाक्य और अशोक के नाम से भी उनको जाना गया है. फिर अशोक कहाँ बोला गया है? मस्की एडिक्ट में. सारनाथ में जो इंस्क्रिप्शन है, सारनाथ में जो अध्यादेश जो एडिक्ट पाया गया है वहाँ पे उनको धर्म अशोक भी बोला गया है, क्योंकि इन्होंने व्हेन ही कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म तो इन्होंने अपना एक धर्म तो हम नहीं कहेंगे बट एक सेक्युलर रिलीजन कह लीजिए, धम्म संघ इन्होंने शुरू किया था. तो इसलिए इनको धर्म अशोक भी बोला गया है. देन ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड देवनम्पिया. अब देखो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन सी इंस्क्रिप्शन पे, कौन से एडिक्ट पे क्या क्या नाम यूज़ किए गए हैं. बट इन जनरल हम इनके ओवरऑल क्या क्या नाम थे. देवनम्पिया था कि बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, कि गॉड की फेवरेट, भगवानों के सबसे प्रिय. पिया दसी बोला गया है, दैट प्लीजिंग अपीयरेंस थी इनकी. एंड ये सब नाम का विवरण कि हमें कहाँ से पता चलता है कि इंडियन इंस्क्रिप्शंस पे उनको ये नाम लिखे गए थे. श्रीलंका में जब बुद्ध धर्म फैलता है तो वहाँ पे जो ग्रंथ लिखे गए उसमें से 2 ग्रंथ है. दीप वंश, दीप देखो अब श्रीलंका इज एन आइलैंड, तो दीप वंश एंड महावंश, ये जो 2 ग्रंथ बुद्धिज्म में श्रीलंका में लिखे गए हैं. एंड इट इज़ सेड दैट ये दोनों देवर कंपोज्ड इन ओनली श्रीलंका, मतलब इधर उधर कहीं फैले नहीं. ये 100% श्रीलंका के ही बुद्ध धर्म की देन है. एंटायरली कंपाइल्ड इन श्रीलंका, ठीक है, कंपोज्ड इन फैक्ट. अब उनको ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ उज्जैन एंड तक्षशिला ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार. अब बिंदुसार उनके फादर थे. बिंदुसार के टाइम पे उनको वाइसरॉय बनाया गया था उज्जैन एंड तक्षशिला में. अब देखो ऐसा होता ही है, जब हमने हर्यनक डायनेस्टी की बात करी थी तो बिंबिसार की हमने बात करी थी, सॉरी बिंबिसार, हाँ जी बिंबिसार की बात करी थी. तो बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उन्होंने उसको भी वाइसरॉय बनाया हुआ था एक जगह का, है ना. तो ऐसे ही बिंदुसार ने अशोक अपने बेटे को उज्जैन और तक्षशिला का वाइसरॉय बनाया हुआ था. अब जो ये ग्रंथ हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, दीप वंश एंड महावंश, यहाँ पे लिखा गया है कि अशोक जो थे ये कन्वर्ट होते हैं बुद्धिज़्म. इनको बुद्धिज़्म में किसने कन्वर्ट करवाया? निग्रोध नाम के एक स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने इसको कन्विंस किया था. एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड कि वो नेफ्यू थे, ठीक है. और वो इतने बुद्धिज़्म में गुणी ज्ञानी थे कि वो 7 साल की उम्र से ही वो मॉन्क बन गए थे, बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे. एंड फिर फाइनली उन्होंने अपने कन्विंसिंग पावर से, अपने आर्ग्यूमेंट से उन्होंने अशोक को कन्विंस किया था कि यू कन्वर्ट टू बुद्धिज़्म. और बट अब इसमें कंट्रोवर्सी है. देखो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में बोला गया है कि निग्रोध ने कराया, बट दिव्य वदन, अब ये देखो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन इन यूपीएससी, कि दिव्य वदन जो बुक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बोला गया कि उपगुप्त नाम के कोई स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर, उन्होंने कन्विंस किया था अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के लिए. तो ये दोनों आपको बुक्स के नाम और उपगुप्त और निग्रोध ये नाम आपको याद होने चाहिए. अब बुद्धिज्म फर्स्ट टाइम स्प्रेड होता है इंडिया के बाहर अशोक के टाइम पे. देखो अशोक ने बुद्धिज़्म के स्प्रेड में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है. उन्होंने जो अध्यादेश लिखे उसमें बुद्धिज़्म की काफ़ी बात करी, इतनी भी नहीं बट लाइक काफ़ी बात करी है. मेन उनका मकसद कुछ और था बट बुद्धिज़्म का मेंशन आता है. तो बुद्धिज़्म का स्प्रेड अशोक के टाइम पे बहुत हुआ, बिकॉज ही इतने बड़े साम्राज्य, इतने फैले हुए साम्राज्य का राजा जब बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होता है
एंड उसका प्रचार करता है तो ऑब्वियसली वो इंडिया के बाहर फैलेगा ही फैलेगा। एंड ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्र। अब दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अशोक का जो बेटा था महेंद्र और उसकी जो बेटी थी संघमित्र, उसको उन्होंने श्रीलंका भेजा बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। वो खुद नहीं गए थे, ठीक है। अब उन्होंने धर्म महामत्स अपॉइंट करते, बेसिकली उन्होंने एक पोजीशन क्रिएट करी धर्म महामत्स, जो बेसिकली धम्म संघ जिन्होंने बनाया था कि अपना एक सेक्युलर रिलीजन बनाया था, उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कि ये है क्या चीज़, इसके रूल्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स, इसके डॉक्ट्राइन्स क्या हैं, इसको फैलाने के लिए उन्होंने धर्म महामत्स बहुत सारे अपॉइंट करे और उनको बोला कि धम्म को फैलाओ, स्पेशली विमेन और ट्राइबल्स में। अगर विमेन और ट्राइबल्स तक पहुंच गया तो काफ़ी हद तक ग्राउंड रियलिटी में वो पहुंच चुका है। फिर दीज आर, ये फैक्ट्स अगेन दोबारा भी आएंगे, बट यहाँ पे मैंने दोबारा से मेंशन किए कि लुम्बिनी भी गए थे, जो कि गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस थी, विच इज़ इन नेपाल। 257 BC में, डेट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट वो अपनी सेकेंड धर्म यात्रा के लिए गए थे। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 BC में। देखो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल लास्ट चैप्टर जो हमने किया है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला, वहाँ पे पढ़ा था कि 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था इनके राज्य के टाइम पे। एंड ही सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू स्वर्ण भूमि एंड सिलोन। सिलोन इज बेसिकली द ओल्ड नेम फॉर श्रीलंका। स्वर्ण भूमि और श्रीलंका में उन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए भेजे थे अपने दूत, और पाटलिपुत्र में इनके टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में याद कराई थी AKAK, ठीक है। तो AKAK में जो थर्ड AKA है, जो A है दैट इज फॉर अशोक, द सेकंड जो K था दैट वाज काल अशोक। सो बेसिकली फर्स्ट वाज अजातशत्रु, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इज ड्यूरिंग काल अशोक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इज ड्यूरिंग अशोका, एंड फोर्थ विल बी ड्यूरिंग कनिष्क के रेन के टाइम पे आएगा। फिर बृहद्रथ, अब ये कोई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन वंश, चंद्रगुप्त। एंड लास्ट जो रूलर रहे मौर्यन डायनेस्टी के, मौर्यन वंश के, वो थे बृहद्रथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हम एडिक्ट्स पे। देखो एडिक्ट मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जान लो, एडिक्ट मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश बोल लीजिए या इसको आदेश बोल लीजिए, कि राजा अपनी प्रजा को एक आदेश सुनाना चाहता है, एक नियम बनाना चाहता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस, जैसे हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस होते हैं आज की तारीख में, तो एक नियम, एक अध्यादेश को लोगों तक कैसे पहुँचाएं, लोगों को कैसे याद रहे कि क्या नियम है, बोलचाल में बता सकते हैं। बट देन इन्होंने बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थरों पे कुरेदवा दिया, इंस्क्राइब्ड करवा दिया, इंस्क्रिप्शन छपवा दी, कुरेदवा दी कि ये है नियम, ये है अध्यादेश, ये राजा प्रजा तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। तो इसको बोलते हैं एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका ने क्या किया कि अब अध्यादेश में हम आगे देखेंगे कि अध्यादेश मेजर और माइनर कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एंड रॉक्स पे लिखे गए या फिर पिलर्स पे लिखे गए, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखे गए या पिलर्स पे लिखे गए, और मेजर थे या माइनर थे, इसके बेसिस पे 4 तरह के अध्यादेश हम पढ़ेंगे। तो टोटल चारों टाइप्स को हम बाद में कैटेगराइज करते हैं। टोटल 33 अध्यादेश थे टोटल मिला के। एंड अगेन ये रॉक्स पे, पत्थरों पे लिखे गए थे, पिलर्स पे, पिलर्स यानी कि अशोका ने ऐसे बड़े बड़े जगह जगह ना पिलर्स बना दिए थे। जैसे हमने कुतुब मीनार देखा है आपने, तो कुतुब मीनार जैसे लंबे लंबे बड़े बड़े इन्होंने पिलर्स बना दिए थे, एंड उस पर कुरेदवा दिया था अपने अध्यादेश। एंड केव्स पे भी कुरेदवाए थे, ठीक है। अब इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, उन्होंने बोला है धम्म लिपि, दिस इज धम्म लिपि, दैट इज इंस्क्रिप्शंस ऑफ द धर्म। अपने एडिक्ट्स, अपने अध्यादेशों को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया धम्म लिपि, कि धम्म के कोर वैल्यूज, डॉक्ट्राइन्स, धम्म की इंस्ट्रक्शंस, इंस्क्रिप्शंस ये हैं। एंड मोस्टली
वैसे तो ग्रीक में भी लिखे गए हैं, आरामाइक लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, तो बट मेन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिक्ट्स आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, और स्क्रिप्ट यूज हुई है यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कौन सी लैंग्वेज और कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। आज की तारीख में जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे पंजाबी है, पंजाबी इज़ रिटन इन गुरमुखी स्क्रिप्ट। वैसे ही उस टाइम पे प्राकृत एक भाषा चलती थी जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस थी, ये आज के तारीख, देखो बांग्लादेश वॉज इन पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1971, तो आज का जो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, फिर उस टाइम पे नेपाल वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा एरिया जो है दिस वॉज भारतवर्ष, ये पूरा एरिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पूरे एरिया में अशोक के एडिक्ट्स मिलते हैं। अब देखो अशोक, अब देखो धम्म की जब हम बात करेंगे, यूपीएससी कैन कंफ्यूज यू कि धम्म वॉज इट अ रिलीजन। देखो ये एक रिलीजन नहीं था, ये एक तरह से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए राजा ने अपनी एक थ्योरी कह लीजिए या अपनी एक बिलीफ सिस्टम कह लीजिए वो शुरू किया था, जिसमें किसी के ऊपर ये इम्पोज नहीं किया गया था। धम्म के थ्रू वो बोलते थे कि एक हिंदू एक अच्छा हिंदू बने, एक मुस्लिम एक अच्छा मुस्लिम। उस टाइम तो वैसे मुस्लिम इस्लाम आया नहीं था इंडिया में, बट अगेन कि अगर कोई जैन धर्म का है तो वो एक अच्छा जैन बने, अगर एक बुद्धिस्ट है तो एक अच्छा बुद्धिस्ट बने, तो ये था। तो बेसिकली धम्म में क्या होता था कि रिलीजियस डिस्कशंस होती थी, ठीक है, लॉजिकल आर्गूमेंट्स होते थे, बड़ी बड़ी डिस्कशंस होती थी, डिबेट्स होती थी कि क्या कौन सी थ्योरी या कौन सा सिस्टम, कौन सा नियम अच्छा है। और इसमें इट वाज अ सेक्युलर फॉर्म ऑफ धम्म संघ। इसमें आपको किसी भी रिलीजन को यहाँ पे थोपा जा रहा है, रिलीजियस डिस्कशंस हो रही हैं, स्कॉलरली डिस्कशंस हो रही हैं कि रिलीजन को सुधारा कैसे जाए, एक हिंदू एक अच्छा हिंदू कैसे बने और एक बुद्धिस्ट एक अच्छा बुद्धिस्ट कैसे बने, ठीक है। तो इट वाज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। अब देखो प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा कि महाजनपद मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जब आए, उसके पहले तो वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड था, तब तो ट्राइबल्स रहते थे। सिटी का कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आता है महाजनपद के टाइम पे, और उसी टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की शुरुआत होती है। तो सिटी या एक इंसान की लाइफ एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई। अब जब लाइफ कॉम्प्लेक्स होगी तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आई लाइफ में उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस पर भी धम्म में बात करी गई थी। अब इन्होंने गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म एज वेल एज गौतम बुद्ध आर मेंशन्ड, ठीक है। द एडिक्ट्स फोकस ऑन, हाँ अब मैंने यही आपको पहले भी बात बताई कि जो एडिक्ट्स हैं, जो अध्यादेश है, वहाँ पे बुद्धिज्म की भी बात करी गई है, गौतम बुद्ध की भी बात करी है, बट दैट इज़ नॉट द फोकस ऑफ एडिक्ट्स। इनका फोकस ये था कि हम लोगों को सोशल एंड मॉरल ज्ञान दें, उनको मॉरलिटी के बारे में बताएं, कैसे एक अच्छा इंसान बना जाता है, ये हम बताएं, ना कि हम बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध ने क्या प्रचार किया, बुद्धिज़्म में क्या क्या डॉक्ट्राइन्स हैं, उसके बारे में नहीं था। ये था कि एक मोरालिटी, सोसाइटी में एक अच्छी सोसाइटी कैसे बने, ठीक है। सो इट वॉज नॉट, द एडिक्ट्स वर नॉट फोकस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन, ये बात रखेंगे आप याद। देन द एडिक्ट्स में जो है एक्सटेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्रोसाइलिटिज्म की भी बात करी गई है, एंड उसमें प्रोसाइलिटिज्म मतलब होता है कि बुद्धिज्म का प्रचार और लोगों को बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करना, कन्वर्जन के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो उसका एक्सटेंट इन एडिक्ट्स में देखने को मिलता है कि इवन मेडिटरेनियन सी, जो आप जानते हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो मेडिटरेनियन सी है, वहाँ तक बुद्धिज़्म का प्रचार हो चुका था कि वहाँ तक लोग बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। तो दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन दी एडिक्ट्स कि बुद्ध धर्म का एक्सटेंट मेडिटरेनियन सी तक पहुँच चुका है। अब स्क्रिप्ट्स कौन सी यूज़ हुई हैं, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि प्राकृत, मोस्टली जो एडिक्ट्स हैं दे आर रिटन इन प्राकृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, एंड फ्यू इंस्क्रिप्शंस आर इन ग्रीक एंड एरामाइक, थोड़ी सी इसमें भी हैं
मोस्टली हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में एंड कुछ खरोश्ती स्क्रिप्ट में भी हैं। खरोश्ती अफगानिस्तान वाली साइड जो आपको कांदाहार में जो इंस्क्रिप्शन मिलेगी वहाँ पे आपको खरोश्ती मिलेगी, खरोश्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं इन द नॉर्थ वेस्ट। अब खरोश्ती और ब्राह्मी को इंडियन स्क्रिप्ट बोला गया है बिकॉज उस टाइम पे अफगानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ग्रीक एंड एरामाइक फॉरेन स्क्रिप्ट्स बोला गया बिकॉज वहाँ पे कभी वहाँ तक इंडिया नहीं फैला, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो खरोश्ती स्क्रिप्ट है दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, तो खरोश्ती स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट है। एंड अरामाइक जो है विच इज़ डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप। अब ये जो स्क्रिप्ट्स थी इनको समझा किसने था? जेम्स प्रिंसिप तो थे, एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसको डेसिफर किया था। डेसिफर मतलब कि इस वर्ड का, इस स्क्रिप्ट में इस वर्ड का क्या मतलब है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये था जेम्स प्रिंसिप और उनके साथ क्रिश्चियन लैसन। अब देखो मेन नाम जो आएगा अगर आपका पीसीएस में या यूपीएससी में सवाल आता है तो जेम्स प्रिंसिप का सबसे पहले नाम आता है, बट अगर यूपीएससी वांट्स टू कंफ्यूज यू तो साथ में क्रिश्चियन लैसन का नाम डाल सकते हैं। तो दिस वाज इन एसोसिएशन विद जेम्स प्रिंसिप, उनका नाम पहले आएगा। एंड जो इन्होंने ग्रीक और खरोश्ती कॉइनेज, अब देखो कॉइन्स वॉज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ ट्रेड कमर्स होता था अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग सिविलाइजेशन में, तो कॉइन यूज होते थे। अब कॉइन्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, ग्रीक खरोश्ती कॉइन्स थे, ऐसे कॉइन्स थे जहाँ पे ग्रीक और खरोश्ती दोनों लिखे गए थे। तो वहाँ से इन्होंने खरोश्ती स्क्रिप्ट को समझा एंड वहाँ से फिर उन्होंने खरोश्ती स्क्रिप्ट वाले जो अशोक के अध्यादेश थे, जो एडिक्ट्स थे, उनको समझा। अब हम आ जाते हैं एडिक्ट्स पे। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, देखो एडिक्ट्स अध्यादेश, आदेश, राजा के आदेश प्रजा को, अध्यादेश को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया है? एक तो है मेजर एंड माइनर, कि जो बड़े बड़े अध्यादेश थे उनको मेजर बोला गया है और जो छोटे छोटे अध्यादेश थे जो ज़्यादा लंबे नहीं थे उनको माइनर बोला गया है। लंबा और छोटा मतलब कि जो लाइंस लिखी गई हैं, जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नियम है तो उसको मेजर बोला गया है, जहाँ छोटे नियम हैं उनको माइनर बोला गया है। तो आप मुझे ये बताओ कि सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, इसके पहले अध्यादेश किसी राजा ने लिखवाए नहीं थे अशोक से पहले। तो जब अशोक अपना पहला अध्यादेश लिखेगा तो वो बड़ा होगा कि वो छोटा होगा? अध्यादेश धीरे धीरे तो आगे बढ़ेंगे ना, पहले छोटे लिखे जाएंगे फिर बड़े लिखे जाएंगे। तो माइनर जो थे, माइनर अध्यादेश, माइनर एडिक्ट्स, दे कम बिफोर मेजर ऑलवेज। माइनर हमेशा पहला आएगा और मेजर बाद में आएगा। एंड माइनर में अब एक और कैटेगरी है कि अध्यादेश लिखे किस चीज़ पे गए थे, किस मीडियम पे लिखे गए थे, चाहे क्या वो पत्थरों पर लिखे गए थे या क्या वो अशोक ने खुद से अपने कारीगरों से, अपने लेबर से जो पिलर्स बनवाए, ठीक है, उस पे लिखा गया था। अब वो जो पिलर्स थे वो जैसे सैंडस्टोन एक पत्थर होता है उसको शेप देके, सैंडस्टोन एक बहुत ही सॉफ्ट पत्थर होता है जिसको इजीली आप शेप दे सकते हो, जो कारीगर होते हैं। संगमरमर थोड़ा टफ होता है तो उसको आप शेप नहीं दे सकते, बट सैंडस्टोन मोस्टली जो कारीगरी होती है, मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस या कुरेदा कुछ जाता है वो सैंडस्टोन पे किया जाता है बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट स्टोन। तो सैंडस्टोन के पिलर्स बना दिए और उस पिलर्स पे फिर एडिक्ट्स लिखे गए थे। तो हम बात कर रहे हैं कि जब शुरुआत हुई इन एडिक्ट्स की, अध्यादेशों की, तो शुरू में वो रॉक्स पे लिखे गए। जहाँ भी आपको एक बड़ा सा रॉक मिल गया, ठीक है, वहाँ पे कुरेदवा दिया अपने कुछ लेबरर्स को भेज के। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होती है उनके राज्य की, अशोक एक बड़े राजा और बनते हैं, तो फिर उन्होंने पिलर्स पे, अपने बनाए हुए पिलर्स पे कुरेदवाए अपने एडिक्ट्स। तो ये आप याद रखिए कि रॉक वाले जो एडिक्ट्स थे ये पहले आते हैं एंड जो पिलर एडिक्ट्स थे वो बाद में आएंगे। पहली बात तो ये कि माइनर वाले पहले आएंगे और मेजर वाले बाद में आएंगे। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि रॉक एडिक्ट्स पहले आएंगे तो और पिलर एडिक्ट्स बाद में आएंगे, ठीक है। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, टाइम पीरियड आपको याद रखना है।
अब आ जाओ क्रोनोलॉजी पे। मैं क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले हम तो सबसे पहले आप बताओ क्या आया होगा। एक तो मैंने बोला कि माइनर सबसे पहले आएगा और माइनर में से भी रॉक सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले अशोक ने जो एडिक्ट्स बनवाए वो थे माइनर रॉक एडिक्ट्स। बड़े बड़े पत्थरों पे, बड़े बड़े बोल्डर्स पे उन्होंने छोटे छोटे अध्यादेश कुरिदवाए, इंस्क्राइब्ड करवाए। एंड ये जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं ये 3 हैं, दे आर टोटल। अब देखो एडिक्ट्स, अध्यादेश, अब ये एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एडिक्ट, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसे नहीं किया था कि जहाँ जहाँ इनको आदेश भिजवाना है, मान लो कि मैं राजा हूँ, मेरी कैपिटल मगध में पाटलिपुत्र है और मेरे को कांदाहार में अफगानिस्तान तक मेरे को अपना अध्यादेश भिजवाना है, तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे पत्थर ढूंढ के गई, मैंने वहाँ पे पत्थर ढूंढवाया और वहाँ पे लिखवाया, नहीं, पत्थर मैंने अपने आसपास के एरिया में लिखवाया, अपने सामने लिखवाया, अपने कारीगरों से लिखवाया, फिर वो पत्थर वहाँ भिजवाया। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात कर रही हूँ और 3 एडिक्ट्स हैं, डज नॉट मीन कि 3 ही जगह हैं जहाँ पे वो एडिक्ट भिजवाया गया। हो सकता है कि एक एडिक्ट, एक अध्यादेश का एक पार्ट आपको कहीं और किसी और जगह पे मिलेगा और दूसरा पार्ट कहीं और आपको जगह पे मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 3 एडिक्ट्स वर सेंड टू लेट्स से 5 प्लेसेस। तो एक जगह पे आपको एक एडिक्ट की बिगिनिंग मिल रही है, एक जगह पे उसकी एंडिंग मिल रही है, एक जगह पे एडिक्ट नंबर 1 की एंडिंग मिल रही है और सेकंड एडिक्ट की स्टार्टिंग मिल रही है। तो एडिक्ट्स ये ऐसे है कि इन्होंने पहले लिखवा लिए अपने आसपास जो अपनी कैपिटल के आसपास जो पत्थर थे बड़े बड़े, वो मंगवाए, वहाँ पे लिखवाए। अब एक पत्थर पे मान लो पूरा अध्यादेश नहीं आया तो वो दूसरे पत्थर पे लिखवा दिए। एंड ये पत्थर फिर उन्होंने अलग अलग जगह पे 5, 6, 7, 8 जितनी जगह थी उनको भिजवानी थी वहाँ पे उन्होंने भिजवाए। तो माइनर और एडिक्ट्स में टोटल 3 एडिक्ट्स हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो सेकंड एडिक्ट है ना, दैट हैज़ ऑलवेज बिन फाउंड अलॉन्ग विद एडिक्ट नंबर 1। 2 कभी भी हमें अकेला नहीं मिला एडिक्ट, यानी कि 1 फिर भी अकेला मिला। मान लो मैंने 1 एडिक्ट लिखवाया, 2-3 जगह पे भिजवाया, जब दूसरा भिजवाया तो वो हमेशा 1 के साथ ही मिला है, वो अलग से नहीं कहीं भिजवाया तीसरी जगह। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये एडिक्ट बने थे जब अशोका का राज्य शुरू होता है, मतलब वही अगेन सबसे पहले माइनर रॉक एडिक्ट आते हैं जो 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट आएंगे, फिर माइनर पिलर एडिक्ट, क्योंकि पिलर रॉक के बाद आएंगे, एंड फिर मेजर पिलर एडिक्ट्स। तो दिस इज द क्रोनोलॉजी। ये 4 टाइप के आपके अध्यादेश हैं, एडिक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर माइनर पिलर एंड देन फिर मेजर पिलर। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स 3 थे। अब इन एडिक्ट्स में क्या खासियत है, क्या बात करी गई है, इनके पॉइंट्स देख लो। दिस इज़ द मैप। ये अगर आपको एक ओवरऑल मैप जिसमें सारे दिखाना है, सब कुछ 4 टाइप्स ऑफ एडिक्ट्स दिखाने हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स। अब पिलर एडिक्ट्स में मेजर माइनर दोनों आ गए हैं, तो ये आप एक ओवरऑल मैप दिखा सकते हो कि दिस इज़ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ अशोकास एम्पायर एंड वहाँ यहाँ पे यहाँ। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको आपका थोड़ा एनालिसिस दूँ तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे पिलर एडिक्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्का दुक्का मिलते हैं, एंड सॉरी दिस इज़ द एरिया वेयर माइनर रॉक एडिक्ट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपको पिलर एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये 1-2 पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। चलिए शुरू करते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। अब बड़े बड़े पत्थरों पे इन्होंने कुछ ऐसे लिखवा दिया अपने, और इसको बोल देगा कि ये मेरे एडिक्ट्स हैं, ये मेरे अध्यादेश हैं। तो मोस्टली जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है, देर कॉन्सेंट्रेटेड इन सदर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। ये देख लो,
माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी कि ये वाइट वाले जो पॉइंट्स हैं, तो कह रहे हैं कि सदर्न में है और सेंट्रल में है। सेंट्रल में भी 4-5 ही हैं, ठीक है, ये है और इक्का दुक्का ये है, तो मोस्टली सदर्न एरिया में ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं। एंड दे हाईलाइट द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोक एंड द समरी ऑफ दम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक की पर्सनल हिस्ट्री, उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में बात कर गई है, और धम्म संघ जो उन्होंने अपना एक शुरू किया था उसकी बात करी गई है। द एडिक्ट फाउंडेड कांदाहार इज बायलिंगुअल। कांदाहार में जो एडिक्ट, 3 एडिक्ट्स हैं, जो कांदाहार में एडिक्ट है दैट इज बायलिंगुअल। कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं वहाँ पे ग्रीक भाषा है, एरामिक भाषा है। एंड माइनर रॉक एडिक्ट 3 जो है दैट इज एड्रेस टू बुद्धिस्ट क्लर्जी। जो 3rd रॉक एडिक्ट है विच इज फाउंड इन बैरत, आगे हम पढ़ेंगे बैरत कहाँ पे है, वो जो है दैट टॉक्स अबाउट बुद्धिस्ट क्लर्जी। जो बुद्धिस्ट पुजारी थे, पुरोहित थे, उनकी बात करी गई है। और कांदाहार वाला जो है वो 2 भाषीय है, उसमें ग्रीक और अरामीक दोनों भाषा का प्रयोग किया गया है। तो टाइटल, अब इन एडिक्ट्स में, इन माइनर रॉक एडिक्ट्स में अशोक को अशोक नहीं बोला गया है, उनको एड्रेस किया गया है देवनम पियादसी। अशोक ने खुद ही लिखवाए थे ये एडिक्ट्स, तो अशोक की ही वाणी में ये एडिक्ट्स लिखे गए हैं कि उनका ऐलान चल रहा है, बट वो अपने आप को अशोक नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को वो बोल रहे हैं बिलवड ऑफ द गॉड्स। मैं बिलवड ऑफ द गॉड्स जो हूँ, मेरा ये आदेश है कि ये होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि मैं, जो देवनम पियादसी है, वो ये कहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। देखो 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, अब लिखवा दिए। अब वो जो रॉक्स थे वो अलग अलग जगहों पे भिजवाए। कौन कौन सी जगहों पे भिजवाए? बहुत सारी जगहों पे भिजवाए। तो ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है पूरी माइनर रॉक एडिक्ट्स की। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें कुछ खास आएगा नहीं यूपीएससी में, आपको बस ये याद रखना है कि एडिक्ट्स, नंबर ऑफ एडिक्ट्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर दीज एडिक्ट्स आर फाउंड। तो 3 एडिक्ट्स हैं। बाहापुर जो है, जो जगह यहाँ पे है साउथ दिल्ली में, वहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट 1 पाया गया है। गुज्जर जो जगह है मध्य प्रदेश में झांसी के पास, यहाँ पे भी सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट 1 पाया गया है। एंड यहाँ पे अशोक ने अपने लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? देवनम पियादसी, अशोक राजा। वेरी इंटरेस्टिंग है, वो अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं। फिर सारू मारू जगह है जो कि अगेन मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे भी सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट 1 पाया गया है। एंड यहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को पियादसी बोला है। थोड़ी एक लाइन पढ़ लेते हैं। द किंग हु नाउ आफ्टर कॉन्सिक्रेशन इज कॉल्ड पियादसी केम टू दिस प्लेस फॉर अ प्लेजर टूर। कि भाई किंग, अपने आप को किंग बोल रहे हैं, अपने आप को पियादसी, जो यहाँ पे आया था प्लेजर टूर के लिए, भ्रमण करने के लिए आए थे। वाइल स्टिल अ रूलिंग प्रिंस लिविंग टुगेदर विद हिज अनवेडेड कॉन्सोर्ट। उनकी जो अनवेडेड कॉन्सर्ट्स थी, यानी कि जिनसे उन्होंने शादी नहीं करी थी बट वो उनकी प्रिय थी, ठीक है, जैसे आप कह लीजिए गर्लफ्रेंड्स थी। तो वो वहाँ पे एज प्रिंस, एज राजकुमार आए थे एंड अपनी अनवेडेड कॉन्सोर्ट्स को मिलने। फिर जगह है उदगोलम जो कि कर्नाटका में है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के पास। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 2 एडिक्ट्स मिले, यहाँ पे 2 अध्यादेश मिले हैं, अध्यादेश 1 एंड 2, उनके कुछ कुछ पार्शियल पार्ट्स। नित्तूर जो जगह है कर्नाटका में, अगेन वहाँ पे भी 2 अध्यादेश मिले हैं, 1 एंड 2। मस्की पे सवाल आया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। कर्नाटका में यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट 1 सिर्फ पाया गया है। एंड यहाँ पे अशोक ने अपने आप को बोला है देवनम प्रिय, ठीक है। फिर इन्होंने अपने को बुद्ध शाक्य भी बोला। यहाँ पे देखो, शुरू में हमने पढ़ा था कि अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से भी एड्रेस किया गया है कुछ अध्यादेशों में। तो नेक्स्ट इज सिद्धपुर जगह देख लो, यहाँ पे है, मैंने आपको मैप्स के साथ दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट 1 एंड 2 दोनों पाए गए हैं। देन ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में हम ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज इन कर्नाटका, यहाँ पे भी एडिक्ट 1 एंड 2 पाए गए हैं। फिर ये आप देख लेना, ठीक है, दिस इज अ बिग लिस्ट, बस आपको ये याद नहीं रखने हैं
लेट मी टेल यू, ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी जगह पे कौन से एडिक्ट्स मिल रहे हैं। आपको बस ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एडिक्ट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर देर फाउंड। प्लेसेस तो कितनी सारी हैं, 10-12 हैं, बट एडिक्ट सिर्फ 3 थे। उनके अलग अलग पार्ट्स इन प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं और इसमें अलग अलग नाम से अशोक को एड्रेस किया गया। देखो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया। जैसे अब ये बैरत वाला, हाँ ये पढ़ लेते हैं। एक देखो बैरत में माइनर रॉक एडिक्ट 1 मिलता है, बट एक और एडिक्ट बैरत में था जो बाद में कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं कैलकाता/बैरत। ये राजस्थान में है और ये ग्रेनाइट के ऊपर लिखा गया था। वेरी इंटरेस्टिंग है, रॉक ग्रेनाइट वाला रॉक यूज हुआ था। एंड यहाँ पे अशोक ने अपने आप को क्या बोला है, पियादसी राजा मगधे, कि मगध का राजा एंड पियादसी सबका प्यारा, तो पियादसी किंग ऑफ मगध। एंड यहाँ पे आपका माइनर रॉक एडिक्ट 3 मिल रहा है सिर्फ। फिर 2 और हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स पे। माइनर है, माइनर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स पे। अब मेनली आपको मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना मेजर रॉक एडिक्ट्स पे ही फोकस करते हैं, बट यूपीएससी अगर एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल पूछती है तो वो बहुत टफ सवाल होता है। आप कोई भी एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, पिछले 2-3 सालों में वहाँ से कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। 6 से 12 तक 70-80 एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, कोई सवाल नहीं निकल रहे हैं। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनसीईआरटीज, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे सिर्फ मेजर रॉक एडिक्ट्स तक वो सिलेबस लिमिट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स बता दिया है, फिर हम मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो लेट्स फर्स्ट फिनिश मेजर रॉक एडिक्ट्स। 14 एडिक्ट्स हैं, ये 14 अध्यादेश हैं, प्लस मेजरली 14 ही मान के चलो। 2 और हैं अलग से जो उड़ीसा में मिले हैं, बट यू कैन अवॉइड दिस। अगर आपको मेंस में आंसर लगा तो आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो कि 14 एडिक्ट्स हैं, डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं है तो नासी। एंड ये एडिक्ट्स 2 भाषा में हैं, प्राकृत एंड ग्रीक। पहले जो हमने पढ़ा था कि जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं वो एरामाइक में भी थे, बट जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं दे आर ओनली इन 2 लैंग्वेजेस, प्राकृत एंड ग्रीक। अब जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, एक रॉक एडिक्ट के अंदर क्या क्या मैसेज लिखा गया है वो हम पढ़ेंगे, बिकॉज इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो अब ओवरऑल एक मैं आपको थीम बता दूं कि मेजर रॉक एडिक्ट्स में अशोक का कहना क्या चाह रहे थे। तो वो कहना चाह रहे थे कि किंगडम, एक राज्य को चलाया कैसे जाना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बात करी है कि इस तरीके से चलाया जाना चाहिए। जैसे कि इरिगेशन सिस्टम्स का डिज़ाइन। इरिगेशन सिस्टम इंडिया में जब नदी होती है या जब कोई सिविलाइजेशन फ्लरिश करती है तो इरिगेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा के इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इरिगेशन सिस्टम, और उसी के लिए अभी कुछ साल पहले धोलावीरा को आई थिंक 2022 में 2021 या 22 में उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया है। तो अशोक के टाइम पे भी उन्होंने बोला कि मेरे साम्राज्य में इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई का जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। एंड फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक पीसफुल मॉरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में बात करी है। एंड फिर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बात करी ही है। ये हमने ये देखा था कि इवन माइनर रॉक एडिक्ट्स में भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी है। अब अगेन मेजर रॉक एडिक्ट्स में उनको अशोक के नाम से नहीं जाना गया है। अशोक ने यहाँ पे अपना नाम अशोक नहीं बोला है, यहाँ पे अलग अलग नाम उन्होंने अलग अलग एडिक्ट्स पे यूज़ किए हैं। किसी एडिक्ट में उन्होंने अपने आप को देवनम प्रिय बोला है, यानी कि बिलवड ऑफ द गॉड्स, हमारे सब भगवानों के प्रिय, या देवनम प्रिया प्रियदसी, आर लॉर्ड प्रियदसी, और लिटरली आर लॉर्ड हु ग्लांसेस एमिकेबली। एमिकेबली मतलब इन अ फ्रेंडली वे, एक बहुत ही करुणा के साथ जो हमारी प्रजा को देखता है वो। फिर देवनम प्रिया प्रियादासी राजा, आर लॉर्ड किंग प्रियादसी, ठीक है।
तो ये सब जो टाइम एडिक्ट्स का शुरू होता है ना, ये तब शुरू होता है जब वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे, यानी कि कलिंगा वॉर के बाद। कलिंगा वॉर से पहले ही वॉज अ वेरी क्रूअल ब्रूटल किंगडम एक्सपांड करना है, वॉर पे वॉर। बट उन्होंने उड़ीसा में कलिंगा जगह है, वहाँ पे जब वॉर जीता अपना, साउथ में जब एक्सपैंड करने के लिए उड़ीसा तक पहुँचे, तो ही वॉज डिस्टर्ब्ड। इतनी लाशें उन्होंने देखी, इतनी सत्यानाश देखा, इतनी त्राही देखी कि ही चेंज्ड। तो उसके बाद देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक राजा में, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखिए कि प्रजा उसी सेम राजा को बोल रही है कि जिसकी आंखों में करुणा है, जो हमें करुणा की आंखों से देखता है। एक ऐसे किंग की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एक क्रूअल ब्रूटल किंग की ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई। फिर ग्रीक वाले जो एडिक्ट्स हैं उसमें किंग पियोदासीस, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, वो बोला गया है, जो कि कांदाहार में बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है। और अरामाइक में भी अब कांदाहार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे ग्रीक और अरामाइक है। ग्रीक में उनको किंग पियोदासिस बोला गया है, अरामाइक में आवर लॉर्ड किंग प्रियदासिन बोला गया है। वन एंड द सेम थिंग। फिर अब एक एडिक्ट पे आ जाते हैं। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक टेबुलर फॉर्म में शेयर किया है, आपको बस इतना जानना है, थीम जानना है हर एक एडिक्ट। यहाँ पे अब ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपको मेजर रॉक एडिक्ट की बात हो रही है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। एक एडिक्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एडिक्ट में बात हो रही है एनिमल स्लॉटर ना करो। जो मेन थीम है वो मैंने ब्लैक में हाईलाइट कर दिया है, एंड फिर आगे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ब्लैक में जो हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, दैट इज़ फॉर लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई सिर्फ 2 पीकॉक और 1 डियर मारे गए थे अशोक की किचन में, अशोक के पैलेस के किचन में। सिर्फ इतने ही जानवरों को मारा गया था, इसके अलावा कभी किसी को नहीं मारा गया। एंड वो चाहते थे, ही विश्ड, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया नहीं था, बट ही चाहते थे कि एनिमल स्लॉटर की जो प्रैक्टिस चल रही है ये ख़त्म हो जाए। तो एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की बात करी है फर्स्ट में। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि मेडिसिनल हर्ब्स की सेकंड में बात करी गई है कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स, इवन एनिमल्स को भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ अलग अलग किंगडम्स की भी बात करी गई है। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज। फिर थर्ड में उन्होंने गवर्नेंस की बात करी है, रूलिंग की बात करी है। तो प्रादेशिकाज एंड में, इस लेक्चर के एंड में हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, जहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि राजुकाज जो होते थे, देवर इक्वलेंट टू आज के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीसी जो होते हैं आज के। तो राजुकास के अंडर जो उनके क्लर्क होते हैं उनको उस टाइम पे युक्ता बोला जाता था। एंड प्रदेशिकास होते थे उनके ऊपर, राजुका के एक लेवल ऊपर, जो डिविजनल, एक स्टेट आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, बट उससे पहले एक स्टेट डिविजन्स में भी डिवाइड होता है। एक डिवीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जो डिविजनल ऑफिसर होता था वो होता था प्रदेशिका। तो ये गवर्नेंस की बात करी गई है थर्ड एडिक्ट में कि भाई वो जाएंगे इंस्पेक्शन पे और वो धम्म का जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाएंगे। फिर फोर्थ में बात करी गई है धम्म घोष और बेरी घोष। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है ये कभी ना कभी आएगा यूपीएससी में। भेरी घोष मतलब वॉर ड्रम, घोष मतलब घोषणा, ड्रम के थ्रू, ढोल के थ्रू ऐलान करना वॉर का, दैट इज़ भेरी घोष। धम्म घोष इज ऑल्सो घोषणा ड्रम के थ्रू, बट किस चीज़ की घोषणा हो रही है? वॉर की घोषणा नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है धम्म संघ जो अशोक ने शुरू किया है, द मैसेज फॉर पीस, हाउ यू कैन स्प्रेड मोरालिटी इन सोसाइटी, उस धम्म की घोषणा। तो एडिक्ट 4 में बेरी घोष इज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष, ठीक है। फिर फिफ्थ में बात करी गई है धम्म महामत्स के अपॉइंटमेंट की। धम्म महामत्स मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने मिनिस्टर्स या आप कह लीजिए कि दूत अपॉइंट किए थे जो धम्म का मैसेज दुनिया तक, चारों ओर तक फैलाएंगे। सिक्स्थ में बात करी है मंत्री परिषद। आज के कैबिनेट की बात कर लो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लो,
दैट इज इक्वल टू उस टाइम का मंत्री परिषद। एंड ऑफिसर्स लाइक पुलिसानी एंड पतिवेदक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, यही यूपीएससी पकड़ के सवाल पूछती है कि इसका मतलब क्या है। डू रिमेंबर के पुलिसानी एंड पतिवेदक्स वर टू काइंड्स ऑफ रिपोर्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है, ये आप याद रखोगे। फिर आता है आपका टॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजन्स। 7th एडिक्ट में बात करी है कि सारे धम्म क्या है, धम्म है कि सारे रिलीजन की तरफ आपकी टॉलरेंस होनी चाहिए। रिलीजियस सेक्युलरिज्म की बात करी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में पीस की बात करी है, दैट ऑल द रिलीजन्स कैन को एग्जिस्ट पीसफुली। तो यू शुड हैव टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बात करी है कि सारे सेक्ट्स और वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे, सारे सेक्ट्स में रिलीजियस टॉलरेंस रहे और वेलफेयर मेजर्स लिए जाएं लोगों की खुशहाली के लिए। 8th एडिक्ट में बात हो रही है अशोका की फर्स्ट विजिट बोध गया में जब गए थे। अब बोध गया वॉज द प्लेस वेयर बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। बुद्ध को एनलाइटनमेंट 49 डेज वहाँ पे वो बैठे रहे थे, तपस्या करी थी उन्होंने पीपल ट्री के अंडर, और उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। तो फिर अशोक उसी जगह पे जाते हैं। बुद्ध डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजातशत्रु। ठीक है, तो अशोक के टाइम पे उन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल रखा था एंड वो बोध गया गए थे पहली बार। एंड बोधि ट्री के मेंशन है इसमें, जहाँ पे फर्स्ट धम्म यात्रा इन्होंने अशोक ने करी थी। इट गिव्स इम्पोर्टेंट टू धम्म टूर, जैसे आप तीर्थ यात्रा के लीजिए कि वैसा ही कुछ के धम्म टूर्स होने चाहिए। 9th जो एडिक्ट है उसमें बात हो रही है सेरेमोनियल। अब देखो अशोका गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो था, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो हिंदुइज्म में से निकल के आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स थी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजन हिंदुइज्म में से निकले? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन हिंदू रिलीजन वाज एंड स्टिल इज जितनी कर्म कांड होते हैं, जितनी सेरेमनीज, रिचुअल्स, रीतो रिवाज होते हैं, वो आम इंसान, गरीब इंसान नहीं निभा पाता है। ठीक है, तो इन्होंने भी पॉपुलर ही वो बिकेम बुद्धिस्ट एंड इन्होंने धम्म के थ्रू वही रिलीजन में क्या कुरीतियाँ हैं उसको कंडेम किया जाए और अच्छी चीज़ों को प्रचार किया जाए। तो इन्होंने पॉपुलर सेरेमनीज़ को कंडेम किया कि भाई ये गलत है, इतनी सेरेमनीज नहीं होनी चाहिए। एंड उन्होंने मॉरल कंडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया कि देखो रीति रिवाज और रस्मों रिवाजों में मत फंसो, आप अपने मॉरल कंडक्ट को, अपने बिहेवियर को, अपने अपनी जो डीलिंग है लोगों के साथ उसको इम्प्रूव करो, ना कि आप इन कर्म कांडों में आप फंसो। 10th में उन्होंने बात करी है कि इंडिविजुअल डिज़ायर ऑफ फेम एंड ग्लोरी को डिसअप्रूव किया है कि किसी भी इंसान को शोहरत फेम के पीछे या ग्लोरी के पीछे ना भागें कि मेरे को इतने लोग जानते हों, मैं मशहूर हो जाऊं, उसको उन्होंने गलत ठहराया है। एंड ही स्ट्रेसेस ऑन धम्म संघ जो उन्होंने शुरू किया था। 11th में उन्होंने बात करी है कि धम्म इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो विच इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, कंसर्न फॉर, धम्म बोलता है रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, धम्म बोलता है कि रिलीजन पे डिबेट हो, धम्म बोलता है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। धम्म का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रेडिकल पार्ट, सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट ये था कि उन्होंने बोला कि उस टाइम पे जो स्लेव्स और सर्वेंट्स थे उनकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए, उनकी तरफ भी हमें करुणा भाव से देखना चाहिए, उनको भी ह्यूमेनली ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। देन 12th जो आता है उसमें वो बात, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये 12th एडिक्ट के पूछ सकती है यूपीएससी, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है, इत्तिजिका महामत। इत्तिजिक महामत वो होते थे जो कि औरतों के वेलफेयर के इंचार्ज होते थे। महामत मतलब मिनिस्टर या दूत या जिसको कोई इंचार्ज दिया गया है। तो इत्तिजिक महामत वो थे जिनको औरतों के वेलफेयर के लिए इंचार्ज बनाया गया था। तो इसमें 12th एडिक्ट में इत्तिजिक महामत का रेफरेंस मिलता है एंड टॉलरेंस टूवर्ड्स द थंब ऑफ अदर्स। देखो ये इतना नहीं, ये याद रख लेना। फिर 13th एडिक्ट में बात करी गई है कि
विक्ट्री ओवर कलिंगा। अब दिस इज इंटरेस्टिंग। अब मैंने आपको बताया कि कलिंगा वॉर के बाद उनकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी टर्निंग पॉइंट था अशोक के लाइफ में। तो उसका मेंशन आता है, कलिंगा का मेंशन। कलिंगा को जीतने के बाद जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब हर तरफ खून खराब हो वो देखते हैं, दैट्स मेंशन इन एडिक्ट नंबर 13। तो वहाँ पे इन्होंने देखो, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आप ये याद रखना कि बहुत सारे फॉरेन रूलर्स के बारे में इन्होंने बात करी है। इजिप्ट का हो गया, सीरिया का हो गया, मैकेडोनिया का हो गया, एंड इंडियन रूलर्स के बारे में बात करी गई है, जैसे उनका मेंशन्ड है। ठीक है, कि इसके ऊपर भी अशोक की जीत हुई थी, इन रूलर्स के ऊपर भी। फिर बहुत ही विविड पिक्चर, यानी कि बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही याद रहने वाली पिक्चर मिलती है हमें कि अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन, अशोक चेंज कैसे होते हैं फ्रॉम एन एग्रेसिव एंड वायलेंट वॉरियर टू अ ग्रेट लवर एंड प्रीचर ऑफ पीस। ये मैंने आपको बताया कि बहुत डिटेल में इस एडिक्ट में बात करी गई है कि कलिंगा वॉर के बाद कैसे एक क्रूर, एक बलशाली, एक एग्रेसिव रूलर जो कि किंगडम का बड़ा से बड़ा एक्सपेंशन करना चाहता था, वो एक पीसफुल एंड ही बिकम्स अ प्रीचर ऑफ पीस, के वॉर नहीं होना चाहिए। फिर द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कलिंगा वॉर वॉज द कन्वर्शन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म। कलिंगा के बाद ही वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव, ये जो टर्निंग पॉइंट था अशोका के लाइफ में, दिस यू कैन यूज एज एन एग्जाम्पल, एज एन एंडिंग और एज अ इंट्रोडक्शन इन योर एसे ऑल्सो। इफ यू हैव टू राइट अगेंस्ट लेट्स से वॉर या लेट्स से न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करनी है, तो आप यू कैन से कि अल्टीमेटली कोई भी वेपन या कोई भी किसी भी मिसयूज़ होता है अगर न्यूक्लियर एनर्जी का, तो अल्टीमेटली उसकी नुकसान ही होता है सोसाइटी को। और ये जब नुकसान अशोका जैसे राजा ने देखा था अपनी प्रजा का नुकसान, दैट लेड टू हिज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसने पीस का प्रचार किया था। ठीक है, 14th में रॉक एडिक्ट्स के पर्पस के बारे में कि भाई जो मैंने अध्यादेश लिखे हैं उसका पर्पस क्या है, कि वो जन जन तक पहुँचे, प्रजा तक पहुँचे और प्रजा उसको अपनी लाइफ में अपनाए। अब 14 जो एडिक्ट्स हैं इनकी लोकेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, कौन कौन सी भाषा में हैं। तो फर्स्ट जो है, हम जगह का नाम देख रहे हैं, कांदाहार विच इज़ इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में है। यहाँ पे आपको एडिक्ट नंबर 13 और 14 मिलेगा, एंड ये ग्रीक भाषा में है, बिकॉज ये उस साइड पड़ जाता है, अफ़गानिस्तान वाली साइड, और ग्रीस से वो पास पड़ता है। एंड यहाँ पे अलेक्जेंडर भी आए थे, तो ग्रीक भाषा का यहाँ पे यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। फिर येरागुड्डी जगह है आंध्रा में, वहाँ पे एडिक्ट फर्स्ट अध्यादेश 1 से लेकर 14 तक, एंड इवन माइनर रॉक एडिक्ट्स। अब दिस इज, इसलिए मैंने इसको रेड में हाईलाइट कर दिया कि वहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, 1 और 2, जिसकी हमने पहले बात करी थी। गिरनार तो आपको पता है गुजरात में है। गिरनार नेशनल पार्क आपने सुना होगा, गिरनार फॉरेस्ट है जहाँ पे लायंस हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 1 से 14 सारे एडिक्ट्स का कुछ कुछ पार्ट्स आपको मिल रहा है। फिर धौली इज़ इन उड़ीसा, यहाँ पे आपको 1 से 10 मिल रहा है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अगेन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के एक एडिक्ट जो है वो बार बार अलग अलग जगह पे मिल सकता है। 1 से 10 एडिक्ट आपको धौली में मिल रहे हैं, फिर अलग से एडिक्ट 1 और एडिक्ट 2 भी मिल रहा है अलग से। जोगड़ा मिल रहा है आपको उड़ीसा में, एंड अगेन यहाँ पे एडिक्ट नंबर 1 से 10 एंड अलग से एडिक्ट नंबर 1 और 2 मिल रहे हैं। वहाँ पे भी हमने ये बोला था, सेम चीज़ ये, तो उड़ीसा में आपको सेम चीज़ मिल रही है। फिर आपका आता है खलसी भी बोलते हैं, उत्तराखंड में है। सारे के सारे एडिक्ट्स का कुछ कुछ पार्ट्स आपको मिल रहा है। तो ये पूरी लिस्ट है। इसमें एक ये याद रख लो, सन्निति एक जगह है कर्नाटका में, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमें ये जो एडिक्ट है दिस कॉल्ड रीलोकेटेड, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि सन्निति से बाद में ये रीलोकेट होता है कन्नगहल्ली में, कन्नगनहल्ली स्तूपा में
के पास ये रीलोकेट होता है, जो कि 3 किलोमीटर है। तो रीलोकेट क्यों किया गया इसका हमें नहीं पता, बट दिस इज़ वन द ओनली ऑफ द ऑल दी प्लेसेस जहाँ पे रीलोकेशन हुई है, इसलिए इसका मेंशन आपको करना था। अब ये हो गए आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स। अब हम आते हैं माइनर पिलर एडिक्ट्स पे। माइनर रॉक एडिक्ट्स हो गए हैं आपके, मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गए हैं। अब हम पिलर्स पे जाते हैं। देखो पिलर्स की मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ, वैसे मैंने आपको बताया था, बट पिलर कुछ आपका ऐसे दिखता है। देखो ये है पिलर, अशोका ने ऐसे बड़े बड़े पिलर्स बनवाए थे एंड उसके ऊपर अलग अलग एनिमल्स, कभी शेर है, कभी नंदी है, बुल है, ठीक है। और यहाँ पे बारीक बारीक कुरेदा होता था, जो भी उसका अध्यादेश है, जो भी आदेश है राजा का, बहुत ही बारीक बारीक, ताकि लोग आके पब्लिक प्लेसेस पे ये रखवाए गए थे पिलर्स, ताकि लोग आके पढ़ें और उनके राजा क्या कहना चाहता है, राजा के मन की बात क्या है, वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द माइनर पिलर एडिक्ट्स ड्यूरिंग अशोका। तो दे आर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज ओनली, यहाँ पे आपको ग्रीक नहीं मिल रही है। एंड 5 एडिक्ट्स हैं, तो ये है 5 एडिक्ट्स। एंड फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो फर्स्ट एडिक्ट इज शिकिज्म एडिक्ट। अब शिकिज्म का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा अगर आप मैं हिंदी में बताऊँ तो शिकिज्म मतलब फूट पड़ना। अब किसी पार्टी में फूट पड़ जाए और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दैट इज शिकिज्म। तो उस टाइम का जो धम्म संघ था जो अशोका ने चलाया था, उसमें फूट पड़ने की चांसेस दिख रहे थे, उसमें लोगों के अंदर ऐसे गुटबंदी बनती हुई दिख रही थी, और हो सकता था कि आगे जाके वो धम्म संघ कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। तो अशोक को ये पता चल गया था, एंड दैट्स वाई उन्होंने अपने फर्स्ट एडिक्ट में बात करी है कि भाई फूट नहीं पड़नी चाहिए, धम्म संघ एक यूनाइटेड एंटिटी है, इसको यूनाइटेड ही रखें, इसको मजबूत रखें, इसमें फूट मत पड़ने दो। तो ये जो एडिक्ट है, ये जो पिलर्स थे इसके हमें इलाहाबाद में मिलते हैं, सांची में मिलते हैं एंड सारनाथ, 3 जगह इस अध्यादेश को पहुंचाया गया। एंड इसमें देखो मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में पूरा जो अध्यादेश है वो लिख दिया है, बट आपको याद नहीं रखना है, जस्ट गो थ्रू इट, ताकि ये आपको एक स्टोरी की तरह याद रहे। तो इसमें यही बोला है उसने कि भाई नो वन इज़ टू कॉज डिसेंशन इन द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वही धर्म संघ, संघ को बोलते हैं। तो संघ में किसी भी तरह की डिवीजन, किसी भी तरह की गुटबंदी, किसी भी तरह की फूट ना पड़ने दें। सारे संघ के अंदर जितने भी मॉन्क्स एंड नन्स हैं वो यूनाइटेड रहें। फिर यही बात इन्होंने आगे करी है कि भाई ऑर्डर यानी कि हमारे संघ का यही है कि यूनाइटेड रहे। नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट एडिक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है क्वींस एडिक्ट। अब क्वींस एडिक्ट जो है ये अध्यादेश हमें सिर्फ इलाहाबाद में पिलर में देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली उनकी जो सेकंड क्वीन थी उसके बारे में अशोक ने बोला है कि जो मेरी सेकंड क्वीन है वो उन्होंने जो जो गिफ्ट्स लेके आई थी वो अपने साथ, चाहे वो बाग लेके आई हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, चाहे वो आम का बाग उन्होंने गिफ्ट में दिया है, चाहे मोनेस्ट्री गिफ्ट में दी है, या चैरिटी में कोई डोनेशन करी है, वो सब का क्रेडिट उनको दें कि भाई ये क्रेडिट मेरे को मत दें या किसी और को मत दें, ये मेरी सेकंड जो क्वीन है जो कि मदर हैं तिवला करुवक्की की, यानी कि उनके बच्चे का नाम है, जो सेकंड क्वीन को क्रेडिट मिलना चाहिए जो भी उन्होंने गिफ्ट दिए हैं प्रजा को, मैंगो ग्रोव, मोनेस्ट्री कुछ भी दिया है। थर्ड जो, अब ये 2 हो गए, थर्ड जो एडिक्ट है, थर्ड एडिक्ट हमें मिलता है लुम्बिनी में जो कि नेपाल में है। अब बाकी के जो 3 है ना वो आपको नेपाल में मिलेंगे। इंडिया में सिर्फ 2 हैं माइनर पिलर एडिक्ट्स एंड वह है इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, 3 जगहों पे, बाकी मिल रहे हैं हमें नेपाल में। तो लुम्बिनी एडिक्ट है नेपाल में। यहाँ पे
जो उन्होंने विजिट किया था अशोका की। अब देखो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो नेपाल में 3 एडिक्ट्स मिले हैं वो अशोक की वाणी नहीं है, वो अशोक ने नहीं बोला, वो अशोक ने जब विजिट किया, विजिट करने के बाद वो चले गए, तो उसके काफ़ी टाइम बाद उनकी याद में, उनकी विजिट को याद रखने के लिए जो लोकल्स थे उन्होंने ये एडिक्ट्स बनवाए। तो ये जो एडिक्ट्स हैं ये 3rd पर्सन की भाषा में है, यानी कि अशोक खुद नहीं बोल रहे हैं कि मैं ये आपको कहता हूँ। जैसे बाहुबली का एक गाना है कि कहाँ है वो, कहाँ है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, है ना, ये गाना है। तो चारों दिशाओं से समथिंग लाइक दैट ना, तो दैट इज़ इन 3rd पर्सन कि एक बंदा अपने बाहुबली की बात कर रहा है किसी हमसे, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, है ना। तो ऐसे ही ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पे प्रजा में से कोई एक अशोक के गुणगान गा रहा है कि अशोक आए थे, राजा अशोक यहाँ आए थे, उन्होंने विजिट किया था, लुम्बिनी आए, एंड देन ही वेंट एंड इट वाज अ मेमोरेबल जर्नी, इन व्हाट इट वाज मेमोरेबल टू मीट हिम, सी हिम, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये नेपाल वाले सारे जो हैं 3rd पर्सन में हैं। रुमिनदेई जो जगह है, रुमिनदेई बेसिकली रूपदेही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, रूपदेही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये पाया गया है, नेपाल में ही है ये डिस्ट्रिक्ट। एंड देन देयर इज अ स्पेस निगाली सागर। तो लुम्बिनी, रुमिनदेई एंड निगाली सागर ये नेपाल के इंस्क्रिप्शंस हैं। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे किस बारे में बात करी गई है, कनक मुनि बुद्धा। तो एक तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जो जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बट बुद्धिज़्म में और बहुत सारे बुद्ध की मेंशन है उनके अलावा, उनसे पहले कभी आए थे। तो कनक मुनि बुद्ध एक थे, उनका मेंशन निगाली सागर वाले एडिक्ट में मिलता है। डू रिमेंबर दिस। ये मैंने आपको ये बात करी कि वो 3rd पर्सन लैंग्वेज में थे, तो अशोका ने खुद नहीं उसमें वो बनवाए, वो उनके जाने के बाद उनकी याद में ये बनवाए गए नेपाल वाले। तो हाँ, अब मैंने आपको बता दिया है कि माइनर ये दिस इज़ जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई ये 5 एडिक्ट्स हैं और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जगह पहले लिख दिया कि यहाँ पे कौन कौन से एडिक्ट्स मिलते हैं। तो इलाहाबाद में आपको शिज़म वाला, जो धम्म संघ में फूट पढ़ने जा रही थी उसका वाला एडिक्ट, और क्वीन वाला एडिक्ट, क्वीन को क्रेडिट मिलना चाहिए जो कि उन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं। सांची में सिर्फ शिज़म वाला मिल रहा है, सारनाथ में भी सिर्फ शिज़म वाला मिल रहा है, रुमिनदेई और निगाली सागर में कोमेमोरेटिव भी बोलते हैं इनको, कोमेमोरेटिव एडिक्ट्स हैं ये, कि राजा की अशोक की याद में ये पीछे से बनी। तो ये बहुत बाद में आए होंगे अशोक की विजिट के। अब हमारा लास्ट बचता है एडिक्ट्स। बहुत लंबा डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि एडिक्ट अगर इस एरिया में से, मौर्यन एम्पायर में से सवाल आना होगा तो वो एडिक्ट में से ही आएगा 70-80%। फाइनली अब हम पढ़ेंगे मेजर पिलर एडिक्ट्स। माइनर पिलर एडिक्ट्स हो गए हैं, अब मेजर पिलर एडिक्ट्स जो हैं जो 7 हैं, दे आर 7 इन नंबर। एंड ये अशोक के एंड, उनका जब राज्य खत्म हो रहा है उस तरफ के हैं ये। एंड ये प्राकृत, सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज। अब ये जो एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ मिल रहे थे, फिर हम देख लेंगे कि अकेले अकेले एडिक्ट में क्या क्या बात करी गई है। तो ये जो एडिक्ट हैं दे आर 7 इन नंबर। एंड इनको, अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर अपेंडिक्स टू रॉक एडिक्ट्स। जो हमने पहले पढ़े थे माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड मेजर रॉक एडिक्ट्स, उनका ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या होता है? आप कोई रिपोर्ट देखते हो, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, ठीक है, या बजट पढ़ते हो, उसके एंड में अपेंडिक्स होता है। बेसिकली पूरी रिपोर्ट ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो अगर किसी डेटा के रेफरेंस, डेटा को आपने रेफ़र किया है तो आप वो डेटा ना अपेंडिक्स में डाल देते हो कि किसी को और डिटेल में वो डेटा पे ही जाना है जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं इस सेंटेंस में, तो आप वो डेटा अपेंडिक्स में जाके देख सकते हो। अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। मान लो कि मैं नेशनल सोशल सर्वे पढ़ रही हूँ और नेशनल सोशल सर्वे में
मैंने जो सर्वे है एक्चुअली में कि इतने लोग कौन कौन से इंसान से बात करी, मान लो मैंने 150 लोगों पे सर्वे किया, इन लोगों से बात करी, उन लोगों के नाम, उनका एड्रेस, अकेले अकेले बंदे ने क्या बोला, येस नो फलाना ओपिनियन, वो अपेंडिक्स में मिलेगा। उसके बेसिस पे जो मैंने एनालिसिस करके, जो मैंने एक सेंटेंस 2 सेंटेंस डाले हैं कि भाई सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो मैंने लाइन लिख दी। तो उसका अपेंडिक्स उस रिसर्च में अगर आपको जाना है तो वो रिसर्च आपको डिटेल में अपेंडिक्स में मिल जाएगी। तो अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स का ये मतलब होता है, इट्स एन अटैचमेंट। तो माई मेजर पिलर एडिक्ट्स आर एन अटैचमेंट, आर एन अपेंडिक्स टू योर रॉक एडिक्ट्स, बोथ मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स। अब द साइट्स ऑफ मेजर पिलर एडिक्ट्स, अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, 7 हैं ये, बट ये 7 कौन कौन सी जगह पे मिल रहे हैं, ये तोपरा कलां जगह है हरियाणा में। कई कई जगह आपको ना पंजाब लिखा हुआ मिलेगा, जो ऑनलाइन आपको सोर्सेस मिलेंगे, बट डू कीप इन माइंड तोपरा कलां इज नॉट इन पंजाब, इट्स इन हरियाणा। फिर है लौरिया अराराज विच इज़ इन बिहार। लौरिया करके जो जगह है ना, ये 2 बार आ गई है, इसको हम काट देते हैं, ये नहीं है। तोपरा कला हरियाणा में है, लौरिया अराराज बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ भी बिहार में है, और रामपुरवा भी बिहार में है। तो बिहार की 3 जगहों पे आपको मेजर पिलर एडिक्ट्स मिलेंगे। एंड लौरिया अराराज जो है, दिस इज इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, एंड जो बाकी के जो 2 हैं, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, दिस इज इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएगा, पढ़ा होगा आपने चंपारण सत्याग्रह, तो वहाँ से याद रख लीजिए। अगर आपको जगह का नाम याद रखना है कि मेजर रॉक एडिक्ट्स बिहार में चंपारण जगह पे मिलते हैं। इलाहाबाद, जिसका पहले नाम कौशाम्बी भी था, वहाँ पे आपको ये एडिक्ट मिल रहा है। एंड मेरठ यूपी में, तो मेरठ भी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत, मंगल पांडे की स्टोरी आपको मेरठ वाली जगह से शुरू होती हुई दिखाई देगी मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पे। तो दीज आर इजी टू रिमेंबर। अब ये कह रहा है कि द 2 पिलर्स, वन फ्रॉम तोपरा एंड अदर फ्रॉम मेरठ, दे वर शिफ्टेड। अब तोपरा और मेरठ वाला जो है, दिस एंड दिस, दे वर शिफ्टेड टू दिल्ली बाय मिडेवल हिस्ट्री। जब आप पढ़ोगे ना, तो फिरोज शाह तुगलक नाम का एक शहनशाह, एक सुल्तान आएगा, वो इन पिलर्स को उठा के, मतलब खुद उठा के नहीं, मतलब अपने लेबरर्स से उठवा के वो ले जाएगा तोपरा और मेरठ से दिल्ली रखवा देता है वो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। फिर अब एक एक एडिक्ट पे, जो 7 एडिक्ट की बात है, एक एक एडिक्ट में क्या किस बारे में बात करी गई है। तो जो देखो, जो मेन थीम है वो मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया है, दिस इज फॉर क्विक रिविजन। अशोका ने पहले एडिक्ट में बात करी है लोगों की प्रोटेक्शन की, लोगों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसके क्या प्रिंसिपल हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं, कैसे लोगों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सेकंड एडिक्ट में उसने बात करी है, धम्म को डिफाइन किया है, व्हाट इज धम्म, धम्म के डॉक्ट्राइन क्या है, सिद्धांत क्या है, धम्म में हम क्या फॉलो करते हैं। क्या बात करी गई है, मिनिमम सिंस, कि एक इंसान को अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, मोरालिटी की बात करी है कि कम से कम पाप हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करे वो, एंड कंपैशन, करुणा, एम्पथी, सिंपथी सब कुछ हो। एंड ये आप ना एथिक्स में कोड कर देना अपने, बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। लिबरलिटी, यू शुड बी रिलीजियस, लिबरल काफ़ी सेंस में बात कर सकते हैं, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सही बैठता है ये, कि रिलीजियस टॉलरेंस चाहिए सोसाइटी में। ट्रूथफुलनेस एंड प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस की बात बुद्धिज्म, जैनिज्म में बात करी गई है, सत्य अहिंसा की बात करी गई है, तो यहाँ पे भी बात करी गई है। फिर आता है एडिक्ट नंबर 3, यहाँ पे कौन सी प्रैक्टिसेस हमें नहीं, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए उसकी बात करी है। वो होंगी बुरी चीज़ें होंगी ऑफ कोर्स, कैसी, हार्शनेस, हमें किसी पे क्रूअल, एंगर, प्राइड। बेसिकली अशोक की जो पहले की पर्सनालिटी थी ना, वो ऐसी थी, ही वॉज क्रूअल, ही वॉज हार्श, ठीक है, उनको गुस्सा आता था, एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग वेरी बलशाली एंड शूरवीर राजा। तो ये उसने बोला कि भाई ये अवॉइड करो, ये आपकी पर्सनालिटी में नहीं होना चाहिए। एडिक्ट 4 में क्या बात करी है, एडिक्ट 4 में उन्होंने गवर्नेंस, अगेन ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटी की बात करी है कि
राजुकास जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं आज की तारीख में हर डिस्ट्रिक्ट के, उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इनको 5 साल में एक बार धम्म के प्रचार के लिए भी अलग अलग जगह पे जाना है। 5th एडिक्ट में पिलर एडिक्ट में बात करी है एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में। ये हमने पहले भी देखा था मेजर रॉक एडिक्ट्स में भी, बट यहाँ अगेन उन्होंने बात करी है कि कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर डेज पे नहीं मारना चाहिए, एंड बाकी जो एनिमल्स हैं उनको किसी भी दिन नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो 2 लिस्ट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स की उन्होंने बताई थी कि ये जो हैं ये आप वैसे मार सकते हो, बट कुछ कुछ दिन पे आप इनको मत मारिए, एंड बाकी जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आप किसी भी दिन नहीं मार सकते। एंड इसके अलावा उन्होंने 25 प्रिजनर्स की बात करी है जो कि इन्होंने छोड़े थे, इनको रिहा किया गया था। फिर 6th एडिक्ट में इन्होंने बात करी है धम्म की पॉलिसी की। व्हाट इज धम्म, धम्म की डॉक्ट्राइन्स अगेन, ठीक है, ये आता ही रहेगा बार बार, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर 7th पिलर, लास्ट पिलर में उन्होंने बोला है कि अशोक ने काम क्या किया धम्म पॉलिसी, धम्म के प्रचार के लिए, धम्म की यूनिटी के लिए, वट एवर ही डिड, उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं। ही सेज दैट ऑल सेक्ट्स डिज़ायर बोथ सेल्फ कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, के सारे सेक्ट या सारे रिलीजन बोल लीजिए कि हर रिलीजन, हर संप्रदाय में सेल्फ कंट्रोल चाहिए और दिमाग की शुद्धता चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने, कर्म कांड रीति रिवाज से ऊपर उठ के मॉरल कंडक्ट, एक रिलीजन बनता किस चीज़ के लिए, फिलोसफिकल आर्गूमेंट्स को सही तरीके से जीने की बात करी है इन्होंने। एंड दिस एडिक्ट, ये जो 7वां एडिक्ट है ना, ये आपको सिर्फ एक जगह मिलता है, टोपरा जगह, टोपरा कला जो हमने बात करी थी, दिल्ली टोपरा पिलर, जो बाद में, अब दिल्ली क्यों यूज़ किया है, बिकॉज फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गए थे, एंड टोपरा बिकॉज पहले ये टोपरा में था जो कि हरियाणा में है, टोपरा कला। यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं 4 टाइप्स ऑफ एडिक्ट्स जो कि पहले रॉक्स पे थे, फिर पिलर्स पे थे। अब एक 3rd टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं जो कि केव्स में बन के आए। दिस इज़ वेरी इजी पार्ट और इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इजी टू रिमेंबर। केव्स कहाँ मिली हैं? केव्स वाली जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सिर्फ 2 जगह मिली हैं। फर्स्ट इज बराबर एंड सेकंड इज नागार्जुन हिल्स, और ये दोनों ही गया बिहार के पास आपको मिलेंगी। जो नागार्जुन केव्स हैं, नागार्जुन केव्स नाम आपको साउथ इंडियन लग रहा है बट मिल ये बिहार में रही है, बिकॉज नागार्जुन वॉज अ वेरी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर। ठीक है, वेरी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो इनके नाम पे उस केव का नाम रखा गया है। तो ये जो नागार्जुन केव है, यहाँ पे दशरथ जो कि अशोका के पोते थे, अशोका दादा थे दशरथ के, उनके बारे में विवरण मिलता है नागार्जुन केव में। एंड जो सेकंड हमने केव पढ़ी है बराबर केव, वो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ केव्स, उसके अंदर 4 केव्स थी। कौन कौन सी केव्स थी? एक तो कर्ण चौपर केव, सुदामा केव एंड लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव काफ़ी न्यूज़ में यूपीएससी में आती है प्रीलिम्स में, तो बेसिकली ये आता है कि लोमस ऋषि केव कहाँ लोकेटेड है, तो ये तो बहुत ईजी है। लोमस ऋषि केव इज़ वन ऑफ द बराबर केव्स एंड बराबर केव्स आर फाउंड इन नियर गया इन बिहार। इनफैक्ट नागार्जुन हिल्स भी, नागार्जुन केव्स भी आपकी इधर ही हैं। एंड ये जो केव थी, ये जो 3 केव्स थी जो कि बराबर केव्स के अंदर हैं, दे वर डोनेटेड टू आजीविका सेक्ट। अब अशोक ने आजीविका सेक्ट को क्यों डोनेट करी? आपको याद होगा कि अशोक के जो फादर थे बिंदुसार, ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ आजीविका सेक्ट। ये मैंने आपको बताया था, शुरू में हमने बात करी है कि मौर्य एम्पायर में 3 राजाओं की बात करी है। तो बिंदुसार जो थे ये थे आजीविका सेक्ट के, तो उनकी याद में, ठीक है, उनको याद करते हुए इन्होंने आजीविका सेक्ट को बराबर केव्स की 3 गुफाएं दान करी थी। और जो चौथी गुफा थी बराबर ग्रुप की, दैट वहाँ पे बात करी गई है मुखारी किंग अनंत वर्मन की। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें किसकी बात करी गई है? अनंत वर्मन की बात करी गई है। एंड बराबर हिल्स जो हैं इनको और कुछ नाम से भी जाना जाता है, प्रोनाउंसिएशन, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, बट इट इज़
कालाटिका, खलाटिका हिल्स, प्रवर हिल्स एंड गोरखगिरी हिल्स। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी को अगर पूछना भी होगा तो इट विल जस्ट आस्क बराबर हिल्स में कौन कौन से हिल्स हैं, किसको डोनेट करी गई हैं, चौथी केव में किसकी बात करी गई है। तो अलग अलग नाम जस्ट मैंने मेंशन कर दिया है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब यहाँ पे हमारा मॉडर्न एरा खत्म होता है, लास्ट एरिया जो हमारा बचता है दैट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट शेयर करी है, 3-4 चीज़ें और शेयर करी हैं। टर्म्स, बेसिकली टर्म्स भर भर के अब आने वाली हैं एंड इन टर्म्स का मतलब क्या है एंड इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछेगी। एडिक्ट्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न एरा, तो दैट इज जो ये टर्म्स हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखो अब याद कैसे रखना है, मैंने जो येलो में हाईलाइट करी हुई है, जो येलो में हाईलाइटेड टर्म्स हैं ये हैं आपके डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस में एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों आ गए। तो बेसिकली व्हेन आई से येलो आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी, आर्मी एंड पुलिस, डिफेंस वाला। तो आपने पूरी लिस्ट को ऐसे नहीं याद करना, आप ऐसे याद रखो कि ये वर्ड्स डिफेंस या पुलिस से रिलेटेड हैं, ये वर्ड्स आपके गवर्नेंस से रिलेटेड हैं एंड ये वर्ड्स आपके मे बी रिलीजन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा। कैटेगरीज बना लो इसके आगे, सब कैटेगरीज, अदरवाइज एक एक वर्ड याद करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। तो मैंने याद किए थे, मैंने ये किया था कि ये जो डिफेंस वाले मैंने अलग से, पुरोहित इजीली याद रहेगा, ये काट दो। सेनापति भी याद रहेगा, ये नहीं पूछेगी। युवराज भी आज के टर्म में हमें पता ही क्या होता है। अब आते हैं डिफिकल्ट वाले। अब डिफिकल्ट में ये प्रशस्त्री है, नायिका है ना, प्रशस्त्री है, नायक है, द्वारपाल है, दंडपाल है और अंतपाल, ये है डिफेंस रिलेटेड। प्रशस्त्री का क्या मतलब है, आईजी ऑफ प्रिजन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन। नायिका का मतलब है सिटी कांस्टेबल, नायक। द्वारपाल चीफ ऑफ होम डिफेंस, तो ये डिफेंस वाली सारी टर्म्स आ गई। दंडपाल इज पुलिस चीफ एंड अंतपाल इज चीफ ऑफ फ्रंटियर डिफेंस। इसके बाद प्रदेश त्रीज कौन है, ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स की आबादी आपके सिटी में कम से कम हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रदेश त्रीज को। फिर बंधनगढ़, बंधनगढ़ नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जेल को बोलते हैं, पुलिस को लॉकअप को बोलते हैं, बंदियों को बंधन में रखा जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर वर्ड आएगा तो बस ऐसे आप याद रखो कि वो या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा या जस्टिस, कोई जज से रिलेटेड होगा, या फिर वो रिलीजियस जैसे पुरोहित हो गया वैसे उससे रिलेटेड होगा। तो बाकी अगर अब नाम मैं आपको दिखाऊं तो जैसे युवराज है, युवराज इज क्राउन प्रिंस, ये आपको याद रहेगा। फिर दलवरिका, दलवरिका इज शैम्बरलेन, मतलब प्रबंधक, यहां पे मैं लिख देती हूँ प्रबंधक, ठीक है, ये हो गया। तो ये गवर्नेंस से रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका जैसे मंत्रिन, मंत्रिन तो सीएम को बोल दिया इन्होंने, और फिर ये हो गया। फिर अंतर्वेशिका चीफ ऑफ हरेम, हरेम क्या होते हैं, हरेम उस टाइम पे बेसिकली देवर राजा बहुत सारी विमेन, औरतों को हरेम में रखते थे, ईदर फॉर देयर प्रोटेक्शन और फॉर being so that they are available for pleasure of the king। तो इसके जो चीफ होते थे उसको बोलते थे अंतर्वेशिका। फिर प्रदेशत्री की हमने यहाँ पे भी बात करी है, प्रदेशत्री वाज सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, और यहाँ पे भी आ रहा है प्रदेशत्री दैट इज डिविजनल कमिश्नर, डीसी को भी बोलते थे। तो बेसिकली डीसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स ऑल्सो। फिर पौर या पौर बोल दीजिए, गवर्नर को बोलते थे। तो ये आपकी गवर्नेंस वाले टर्म्स आ गई हैं। करमंतिका चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, अंबानी जैसे लोग जो संभालते होंगे इंडस्ट्रीज को, उसको करमंतिका बना दिया था, ठीक है। फिर धर्मस्तास, धर्मस्तास ये है जज,
जो ग्रीन में मैंने दो टर्म हाईलाइट करी हैं, दे आर रिलेटेड टू जस्टिस सिस्टम। व्यवहारिक चीफ जज, ये आपका व्यवहारिक है चीफ जज, एंड देन यू हैव धर्मस्ताज यानी कि जजेस को बोलते थे, एंड देन यू हैव ये आपका गवर्नेंस में ही आ जाएगा नगर अध्यक्ष। नगर अध्यक्ष जो कि मैजिस्ट्रेट्स हु लुक्ड आफ्टर टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर। तो ऐसे अगर आप याद करोगे तो यू विल बी इजी टू रिमेम्बर। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो मेगास्थनीज जो थे एक ट्रैवलर थे इटालियन, जिनकी किताब थी इंडिका। इंडिका कार नहीं, इंडिका किताब थी जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। जो कार का नाम है वो यहीं से पढ़ा है। तो इंडिका में इन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी है। इसके अलावा जो दूसरी किताब है वो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य आपको पता है, जो जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके पूरे भारतवर्ष को एक किंगडम के, एक राजा के अंडर लेके आने की कसम खाई थी। तो अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, दीज आर द टू सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और चीजें भी बची हैं, ये देख लेते हैं। तो गवर्नेंस कैसी थी वहां पे उस टाइम पे? गवर्नेंस थी हमारी कुछ ऐसी। तो जो एम्पायर, पूरा मॉडर्न एम्पायर राजा के अंडर होता था। राजा वाज कॉल्ड स्वामिन, स्वामिन बोलते थे राजा को, स्वामिन किंग। फिर एम्पायर के अंडर आते हैं बहुत सारे प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब जैसे स्टेट्स है आज की तारीख में। प्रोविंस वाज रूल्ड बाय कुमार। अब कुमार बेसिकली प्रिंस को भी बोलते हैं, राजा के बेटे को भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो स्टेट्स वर, नेपोटिज्म था, ठीक है, तो स्टेट्स वर रूल्ड बाय प्रिंसेस ओनली। तो इसलिए प्रोविंस के रूलर्स को बोलते थे कुमार या वाइसरॉय या आर्यपुत्र। आर्यपुत्र मतलब बेसिकली वही, दे प्रिंसेस बिकेम गवर्नर्स। फिर आपका आता है प्रिंस। एक स्टेट के अंदर डिविजन्स होती हैं, फिर एक डिवीजन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो डिवीजन वाज रूल्ड बाय प्रदेशिकास, जो हमने अभी पढ़ा था, एक एडिक्ट में प्रदेशिकास की बात करी गई है। दे रूल्ड डिविजन्स इन अंडर प्रोविंसेस। इनको रेवेन्यू कलेक्टर्स भी बोलते हैं, दे आर रिलेटेड टू रेवेन्यू। फिर डिवीजन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। These districts are governed by राजुकास, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, एंड दे वर असिस्टेड बाय युक्तास, जो कि क्लर्क थे उस टाइम पे। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट्स को हम यहाँ पे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट टर्म डिस्ट्रिक्ट नहीं यूज हो रहा उस टाइम पे, उसको बोलते थे विषयास या आहारास बोलते थे। एंड एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे, तो ये आप जरूर जरूर याद रखेंगे। लेट मी हाईलाइट इट। क्या बोलते थे इनको? फिर विलेज ग्रुप्स आ गए। अब विलेज ग्रुप्स दे वर असिस्टेड बाय गोपास, गोपास, एंड इनको गवर्न कौन कर रहा है? स्थानिकास। जो विलेज के ग्रुप्स हैं, देयर लोग बाय स्थानिकास। एंड जो सिंगल विलेज है, जैसे आज की तारीख में सरपंच होता है, दे वर रूल्ड बाय ग्रामिकास, या फिर इनको ग्रामीणी भी बोलते थे। तो ये टर्म्स आप याद रखेंगे, इसमें से सवाल बिल्कुल आ सकता है। अगर आना होगा मॉडर्न एम्पायर में से बनाना होगा किसी को सवाल, तो यहीं से बनाएगा। फिर आता है सप्तांग राज्य। सप्तांग राज्य बेसिकली कौटिल्य ने अपनी जो किताब है अर्थशास्त्र में, उसमें बात करी है कि एक सुशासन के लिए, एक अच्छी गवर्नेंस के लिए, एक अच्छी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7 चीजें चाहिए, होनी चाहिए एक अच्छे बड़े राज्य के संभलने के लिए। तो 7 बेसिकली, सप्तांग राज्य मतलब 7 ऑर्गन थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट में हमें क्या क्या चाहिए होता है अच्छे रूल के लिए? तो उन्होंने बोला कि भाई एक ना स्टेट का तो एक तो रूलर होना चाहिए, जिस स्टेट का कोई रूलर ही नहीं, दैट कैन नॉट हैव अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तो रूलर ले आओ, ठीक है, रूलर होना चाहिए। एंड देन वी हैव अमत्या। अमत्या मतलब बेसिकली जो शाही मंत्री होते थे, शाही आपके ब्यूरोक्रेट्स होते थे। जैसे आज की तारीख में अगर आप बोलो जॉइंट सेक्रेटरी हो गए, या कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, या आपके एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, वो तो वो हो गए आपके अमत्यास। फिर आपके जनपद,
जनपद अगेन हमने जो बात करी थी पहले कि बड़े बड़े सिटीज को बोलते थे जनपद, तो टेरिटरी इसको बोल सकते हैं, पॉपुलेशन। तो उन्होंने बोला कि जनपद बड़े बड़े सिटीज होंगे तब एक प्रॉस्परस साम्राज्य बनता है। फिर उन्होंने कहा था कि दुर्ग, दुर्ग मतलब जो कैपिटल है आपकी वो फोर्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब उसके आसपास किले, वो किले से घिरने चाहिए, दीवार से घिरने चाहिए, ताकि आपका डिफेंस, कैपिटल का डिफेंस स्ट्रांग हो। कोई भी दुश्मन किंगडम ऐसे ही नहीं आपके कैपिटल पे अटैक करके जीत ले। तो आपकी पूरी कैपिटल आसपास से एक ऊंची दीवार, तगड़ी दीवार, किलों से घिरी होनी चाहिए। फिर कोष, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में कोष, ट्रेजरी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास टैक्स कलेक्शन के थ्रू ऐसे पैसे होने चाहिए जो आप डिफेंस पे लगा सको, जो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा सको। छठी बात जो है दंड बल, जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। फोर्स यहाँ पे मतलब है आर्मी, आपकी एक तगड़ी आर्मी होनी चाहिए, आपका अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी में आपके इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी पुलिस अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात कर रहे हैं, तब जाके आपका एक सुशासन बनता है। एंड लास्ट इट टॉक्स अबाउट एलीज, यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमेसी की बात कर ली है। तो ये कह रहे हैं कि अब जैसे इंडिया है, इंडिया के इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, तो हमारा डिफेंस पे कितना ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। वो तो शुक्र है कि नीचे से हम साउथ से पानी से घिरे हैं, तो हमारे इतने दुश्मन नहीं है वहां पे, अदरवाइज लैंड पे तो दोनों साइड दुश्मन ही है। तो दिस इज अ वेरी बिग डेंजर टू अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, बट स्टिल इंडिया संभाल रहा है क्योंकि डिफेंस में हमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अच्छा स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मित्र होने चाहिए, आपके एलीज होने चाहिए जो जंग में, वॉर के टाइम पे आपका साथ दें, ठीक है। तो ये 7 चीजों की बात करी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। इसके बाद कुछ ना टर्म्स हैं, किस तरह का वहां पे टैक्स होता था मॉडर्न एम्पायर में, क्या क्या वर्ड्स थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनके नाम क्या थे, तो ये हम पढ़ लेते हैं। तो मॉडर्न एम्पायर में टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, और कुछ कुछ गवर्नेंस में जो टर्म्स यूज होती हैं, जो हमने ऑलरेडी कुछ पढ़ ली, कुछ दोबारा पढ़ेंगे। तो देखो टैक्स स्ट्रक्चर, अब बली अब देखो टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो कुछ कैसे, कौन से टाइप्स के टैक्सेस थे, तो यहाँ पे है टैक्स स्ट्रक्चर। बली वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर जो कि इसका मतलब होता था कि इट वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग, कि भाई आपसे टैक्स नहीं मांग रहे, अगर आप सरकार को कुछ दान देना चाहते हो, कुछ ऑफर करना चाहते हो तो दे सकते हो, दैट इज बली, वॉलेंट्री ऑफरिंग्स। देन है भाग। अब भाग वॉज काइंड ऑफ अ लैंड टैक्स विच वॉज ऑफ टू, मतलब इट यूज टू रेंज बिटवीन 1/6 to 1/4, जो भी आपकी प्रोड्यूस हुई है, मान लो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुई है, तो उसका एक 1/6 पार्ट या 1/4, 25% या 1/6% आप दे दो एज टैक्स टू सरकार। एंड इट वॉज डिवाइड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/6 या 1/4 दे दो, एंड द कैटल एट द रेट ऑफ 1। अब जब 1/6 आप टैक्स दे रहे हो सरकार को, तो उसको बोलते थे षड भाग। षड भाग, षड मतलब छठा, ठीक है। एंड इसको किंग्स शेयर भी बोलते थे, क्योंकि आप किंग को दे रहे हो, तो राज भाग भी बोलते थे इसको, ठीक है। फिर आता है आपका एक अलग तरह का एक टैक्स था विच वॉज हिरण्य। हिरण्य वॉज अ टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस एंड इट वॉज पेड इन कैश ओनली, करेंसी चलती थी उस टाइम पे। तो आप कुछ भी किसी ऐसा प्रोड्यूस है जो अलग है, जो एग्रीकल्चर में भी कैटेगराइज नहीं हो रहा है, किसी और चीज में भी नहीं हो रहा, बट इट इज स्पेशली, से आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप कैश में पे करोगे सरकार को। शुल्क एक ऐसा टैक्स था जिसको अर्बन टैक्स बोलते हैं। अर्बन में फैसिलिटीज गांव से ज्यादा अच्छी होती है, तो अर्बन टैक्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम विलेजेस में टैक्स जो था। तो शुल्क वॉज अर्बन टैक्स, क्योंकि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम होगा, वहां पे मान लो स्ट्रीट लाइट्स होंगी, या मतलब स्ट्रीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं, बट दिया, मोमबत्ती, मशाल जो भी जलाते होंगे। फिर कर वॉज अ टैक्स ऑन ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स मतलब जो आपके फलों के बाग हैं, एप्पल के ऑर्चर्ड होते हैं, तो गांव में आपके एप्पल के अगर बाग हैं या किसी भी फल के बाग हैं, हॉर्टिकल्चर कह लो आप, तो उसमें आपको जो टैक्स देना पड़ता है उसको कहते हैं कर।
फिर पिंड कर। अब पिंड देखो, पंजाबी में पिंड मतलब होता है गांव, विलेज। तो गांव पे जो टैक्स लग रहा है, अर्बन टैक्स वाज शुल्क, गांव पे जो टैक्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड पिंड कर। अब गवर्न्ड बाय, अब ये जो जगह थी, ये जो कौन लोग इसको गवर्न कर रहे हैं, टैक्स कलेक्टर्स का नाम क्या है वो सब हम देख लेते हैं। समहर्त्री, समहर्त्री किसको बोलते थे? इट वॉज अ चीफ टैक्स कलेक्टर। जो मेन टैक्स कलेक्टर होता था वो, जैसे आज की तारीख में आप कह लो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले कोई होंगे, तो वो चीफ कलेक्टर था एंड वो अकाउंट भी मेंटेन करता था। एंड इस समहर्त्री को मेगास्थनीज ने अपनी बुक में बोला है एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई। क्योंकि देखो इंडिया के मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन उस टाइम पे, इट वाज एन एग्रीकल्चरल, इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो मेगास्थनीज ने जब एग्रोनोमोई बोला है तो बेसिकली एग्रीकल्चर से जो टैक्स कलेक्टर मेजरली हो रहा है, इसलिए उसने समहर्त्री को एग्रोनोमोई बोला है। देन कम्स समनी धत्री, समनी धत्री बोलते थे चीफ ट्रेजरर, जो आपके राजकोष का जो जिम्मेदार है। एंड ये इंचार्ज किस चीज का था? जैसे आप कह लो कि जैसे कैग है आजकल, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वैसा कुछ समनी धत्री जो चीफ ट्रेजरर है। एंड ये दो चीजों का ध्यान रखता है, एक तो अक्षपाताल एंड द्वारिका। ये दो चीजें क्या होती हैं? डू रिमेंबर देम वेरी क्लियरली। रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिस, किसके हेड है ये? रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिस। एंड देन ही इज चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंस। इसको आप द्वारपाल से भी याद रख सकते हो कि पैलेस में कौन से अटेंडेंट्स आएंगे, परमिशन देनी है नहीं देनी है, तो द्वारपाल जिम्मेदार होते। तो यहाँ पे द्वारिका इज रिस्पॉन्सिबल। तो द्वारिका और अक्षपाताल का जो ऊपर और हेड है दैट वाज समनी धत्री, समनी धत्री। लास्ट आता, नेक्स्ट आता है वच भूविकास। वच भूविका ट्राइब से रिलेटेड है आपका। ट्राइब से भी टैक्स कलेक्ट करते थे ये लोग जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको प्रोवाइड क्या कर रहे हो तुम? सुरक्षा। ओके, तो उसके बेसिस पे वच भूविकास जो थे वो जंगलों में जाते थे, वो ट्राइब से टैक्स कलेक्ट करते थे। फिर आता है आपका स्थानिका। स्थानिका कौन थे? जो रूरल एरियाज में टैक्स कलेक्शन करते थे। डू रिमेंबर, हमने यहाँ पे जब ये देखा है, ग्रुप विलेज ग्रुप्स वर गवर्न्ड बाय स्थानिकास, तो हु कलेक्टेड टैक्सेस, तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे कि स्थानिकास वर tax collector in rural areas. And very very interesting to note कि tax was exempted for Brahmins, women, children से तो क्या ही टैक्स लोगे, बट उसके अलावा आर्मर्स एंड ब्लाइंड, डेफ एंड अदर फिजिकली डिसेबल्ड। ब्लाइंड, डेफ, फिजिकली डिसेबल्ड का समझ में आता है, बट ब्राह्मण्स, women and children they were also exempted from tax collection। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मॉडर्न एम्पायर का एज फार एज यूपीएससी का सिलेबस, देखो मैं कहानियों में नहीं घुसी हूँ कि किसने किसको मारा, किसकी क्या स्टोरी थी। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स एंड बोथ मेंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने एंड टू एंड कवर कर दिया। इसके बाहर कुछ नहीं आ रहा है एज फार एज मॉडर्न एम्पायर इंडियन हिस्ट्री इज कंसर्न्ड। तो दिस इज वेयर योर लेसन एंड्स। नेक्स्ट सेशन में वील डिस्कस पोस्ट मॉडर्न एरा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना यूपीएससी का ट्रेंड हो गया कि वो मेजर एरियाज में से कम पूछ रहा है, बट पोस्ट मॉडर्न एरा में बहुत सारे किंगडम्स आएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे राजा आएंगे, बहुत सारे छोटी छोटी किंगडम्स आएंगे जिनकी आपस में लड़ाई होगी और हर किंगडम की कुछ कुछ खासियत होगी। उसमें हम कनिष्क के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां से सवाल आ रहे हैं। तो दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।